हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। लेट्स स्टार्ट द इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर मई एंड जून 24 एग्जाम्स। एंड ये अमेंडमेंट्स नवंबर और दिसंबर 24 के लिए भी लागू रहेंगी, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 दोनों के लिए है, मई जून एग्जाम्स एंड नवंबर दिसंबर 24। चलिए बैकग्राउंड मटेरियल फटाफट निकाल लीजिए। आई होप 1-1.5 घंटे का ये सेशन होने वाला है और इसमें सारी संपूर्ण अमेंडमेंट्स की डिस्कशन करने वाले हैं। एक दो बातें याद रख लीजिए। असेसमेंट ये 24-25 में हमारा जो बजट लगेगा वो लगेगा बजट 2023 या फिनेंस एक्ट 2023। ठीक है, सो फिनेंस एक्ट 2023 एंड बजट 2023। कौन सा प्रीवियस ईयर बच्चों? प्रीवियस ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर कौन सा? 24-25। तो जो ये अमेंडमेंट्स है इनको मैंने चैप्टर वाइज बनाया है, तो जैसे जैसे एक एक चैप्टर हम फिनिश करते रहेंगे हमारी अमेंडमेंट्स आगे बढ़ती रहेंगी। सबसे पहली अमेंडमेंट जो आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे वो है चेंजेस इन द टैक्स रेट्स। क्या सर बताओ बहुत मेजर चेंज आई है? नहीं बच्चों, ज्यादा मेजर चेंज नहीं आई है। याद होगा आपको 115 बीएससी सेक्शन, 115 बीएससी सेक्शन असेसमेंट ईयर 23-24 तक ऑप्शनल सिस्टम था। मैं बार बार क्वेश्चन में बोलता था कि अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करी है जब भी वो 115 बीएससी में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, असेसमेंट ईयर 24-25 से 115 बीएससी सिस्टम बाय डिफॉल्ट सिस्टम हो गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहली मेजर चेंज बाय डिफॉल्ट सिस्टम का मतलब है आप पे ये बाय डिफॉल्ट लागू हो गया है। आपको उसको चूज नहीं करना है, आपको ऑप्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आपको ओल्ड सिस्टम चाहिए तो चूज करना पड़ेगा। तो पहली डिफरेंस याद रख लीजिए, अगर आप कुछ नहीं करते असेसमेंट ये 24-25 में बाय डिफॉल्ट 115 बीएससी सिस्टम लगेगा। पढ़िए जरा, इंडिविजुअल अंडर डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम 115 बीएससी, इसको न्यू टैक्स सिस्टम भी कह सकते हैं, नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएससी। ठीक है, ये बात रखिएगा। अब जो एग्जेम्पशन लिमिट्स असेसमेंट ईयर 23-24 में जो आपने पढ़ी थी 115 बीएससी में, वो थी 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5, 10, 12.5, 15। अब वो बदल गई हैं, अब हो गई हैं 3-3 लाख के स्लैब रेट्स। 3 लाख तक नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। और याद रखिएगा ये जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है 115 बीएससी सिस्टम है, सभी के लिए एग्जेम्पशन लिमिट्स ये हैं, वेदर आप सीनियर सिटीजन हैं, वेरी सीनियर सिटीजन हैं या अदर इंडिविजुअल हैं। ये बात याद रखिएगा। सरचार्ज क्या है सर? कोई इसमें भी बदलाव है? हाँ जी, 37% वाला सरचार्ज न्यू सिस्टम में नहीं है। ये कब लगता था? 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम निकल जाए। तो सचिन सर आपने 3 अमेंडमेंट्स एकदम बता दी। बिल्कुल बता दी। पहली अमेंडमेंट 115 बीएससी सिस्टम बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, इसमें से निकलना है तो ओल्ड मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा। दूसरी बात, जो स्लैब रेट्स हैं पहले 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 थे, अब 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। याद रखिएगा 5, 10, 15, 20, 20 के बाद जंप है सीधा 30। तीसरी मेजर अमेंडमेंट, आपके 115 बीएससी सिस्टम में जो 37% का सरचार्ज है वो लागू नहीं रहेगा 5 करोड़ से ऊपर। यानी कि 2 करोड़ से ऊपर हो, 3 करोड़ से ऊपर हो, 4 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम हो, 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम हो, 25% ही लगेगा। चलिए, अब सचिन सर अगर हम 115 बीएससी से बाहर आ जाएं तो बेटा वो ओल्ड सिस्टम लगेगा। ओल्ड सिस्टम में तो बेटा आपके 3 एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं। एक है आपकी वेरी सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र मिनिमम 80 ईयर्स है, जो 3 लाख की लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र मिनिमम 60 ईयर्स है। और जो मेरा क्या होगा कालिया, जो इन दोनों सिस्टम्स में नहीं है, 5 लाख का 3 लाख, 60 ईयर से लेस वाले और नॉन रेजिडेंट्स उनके लिए डिट्टो सेम है। कोई फर्क सचिन सर? इनमें कोई फर्क नहीं है। तो पहले ओल्ड सिस्टम बाय डिफॉल्ट था, अब ओल्ड सिस्टम बाय चॉइस है। अगेन वही एग्जेम्पशन लिमिट्स 5, 20, 30, 5, 20, 30 और 20 और 30, सेम टू सेम स्लैब रेट्स। हाँ जी, यहाँ पर 37% का सरचार्ज है 5 करोड़ से ऊपर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ओल्ड सिस्टम सेम एज इट इज, बट न्यू सिस्टम हैज बिकम डिफॉल्ट, स्लैब रेट्स हैज चेंज, 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा बेटा, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज सचिन सर वो 4 इनकम्स 112, 112A डिविडेंड और सचिन सर वो 111A
उस पे वही स्पेशल सिस्टम पे मैक्सिमम 15% सरचार्ज। यस, तो जो ये 4 इनकम्स हैं वो सेम टू सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या? इनकम अंडर 111 ए, इनकम अंडर 112, इनकम अंडर 112 ए और डिविडेंड इनकम, चाहे वो ओल्ड सिस्टम में हो या न्यू सिस्टम में हो, इन 4 इनकम्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% है। ये पहले भी था, अभी भी था। नेक्स्ट मेजर अमेंडमेंट, यस माय डियर फ्रेंड्स, न्यू सिस्टम पहले खाली इंडिविजुअल एचयूएफ पे था। असेसमेंट ईयर 23-24 पे न्यू सिस्टम खाली इंडिविजुअल एचयूएफ पे था। अब न्यू सिस्टम एचयूएफ के अलावा, इंडिविजुअल के अलावा एओपी पे भी आ गया है, बीओपी बीओआई पे भी आ गया और एजेपी पे भी आ गया। यानी कि जहां जहां स्लैब रेट्स हैं वहां वहां 115 बीएससी सिस्टम आ गया है। तो पिछले साल इंडिविजुअल एचयूएफ पे था, लेकिन गाइस अब एचयूएफ पे तो है ही, एओपी बीओआई एजेपी पे भी आ गया। अगेन वो 3 लाख वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मैक्सिमम सरचार्ज 25। अगर ये एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी ओल्ड सिस्टम में आना चाहते हैं तो 2.5 लाख वाला सिस्टम लगेगा, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और सरचार्ज वही 10, 15, 25, 37। और यहाँ पर भी वो स्पेशल केसेस सरचार्ज लागू होते हैं कि मैक्सिमम सरचार्ज जो लागू रहेगा दैट विल बी 15%। और एक एसोसिएशन में बात याद रखना, अगर एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें सारी कंपनी ही मेंबर्स हैं, सारी कंपनी ही मेंबर्स हैं, उस एसोसिएशन का भी मैक्सिमम सरचार्ज 15% होता है। तो अब जरा सर एक बार न्यू सिस्टम के बारे में दोबारा से रीकैप करवा दो। न्यू सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, क्वेश्चन साइलेंट है, न्यू सिस्टम सॉल्व करके आना। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, मैक्सिमम सरचार्ज 25%, मैक्सिमम सरचार्ज 25%। और अब न्यू सिस्टम एक्सटेंड कर दिया है इंडिविजुअल एचयूएफ पे, तो ऑलरेडी था एओपी बीओआई और एजेपी पर। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर बात। आइए जी, डोमेस्टिक कंपनीज पे कोई चेंज है टैक्स रेट का? वही गाइस 5 सिस्टम्स थे पहले भी, 115 बीए, बी डबल ए 15, बी ए बी 22, बी ए 25, आपका 400 करोड़ की टर्नओवर। यस, ये याद रखनी है गाइस, 400 करोड़ की टर्नओवर। जब आपने असेसमेंट ईयर 23-24 पढ़ा था तो मैं 400 करोड़ की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में कहता था। अब असेसमेंट ईयर 24-25 पढ़ रहे हैं आप, तो इसके अंदर जो टर्नओवर देखी जाएगी वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी। टर्नओवर देखी जाएगी 21-22 फाइनेंशियल ईयर की। तो ठीक है, दोबारा से रिपीट करो सचिन सर। बी डबल ए 15%, बी ए बी 22%, बी ए 25%, 400 की टर्नओवर, असेसमेंट या 24-25, क्या टैक्स रेट इस कंपनी का? अगर 21-22 प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर है 23-24। उससे पहले वाला साल कौन सा है? 22-23। उससे पहले वाला साल कौन सा है? 21-22। तो ये वाली कंपनी, 4th नंबर वाली कंपनी, असेसमेंट या 24-25 में 400 करोड़ की टर्नओवर 21-22 में, तो असेसमेंट या 24-25 का टैक्स रेट 25%। याद रखिएगा। इसका लॉजिक क्या है सचिन सर? हम 23-24 के टर्नओवर क्यों नहीं देख रहे? अरे बाबा, 23-24 के टर्नओवर कैसे पता चलेगी? 23-24 खत्म होने के बाद टैक्स, एडवांस टैक्स देना, तो टैक्स कैसे लगाओगे? सर 22-23 की देख लेते हैं। अरे बाबा, 22-23 की टर्नओवर का पता चलेगी आपको? वो चलेगी ऑडिट होने के बाद, कंपनी है अक्टूबर 23 तक, साल तो स्टार्ट हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं पिछले से भी पिछला साल। तो आपका जो 23-24 है उसकी टर्नओवर नहीं देखनी, 22-23 की टर्नओवर नहीं देखनी, 21-22 की टर्नओवर देखनी है। एक बार दोबारा रिकैप करें। 115 बी डबल ए 15, 15 बी ए बी 22, 15 बी ए 25। अगर कंपनी डोमेस्टिक है, 400 की टर्नओवर 21-22 में है, तो असेसमेंट या 24-25 में 25%, अदर कंपनी का 30%। और सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछली बार पड़ा था सरचार्ज असेसमेंट या 23-24 यूनिवर्सिटी कंपनी का हूबहू वही है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। फॉरेन कंपनी नो चेंज, फर्म्स मेरे प्यारे बच्चों नो चेंज, लोकल अथॉरिटी नो चेंज, ऑल द चेंजेस हैव बीन हाईलाइटेड इन रेड। रही बात कोऑपरेटिव सोसाइटी, सचिन सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने ये पढ़ा था 15 बीएडी सिस्टम। हाँ जी बेटा, बीएडी सिस्टम वो 22% है। अब बेटा मेरे याद रखना, एक बीएई सिस्टम भी आ गया है, बीएई के अंदर 15% है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और अगर वो नॉर्मल सिस्टम में आना चाहें तो उनका स्लैब रेट है 10,000 तक 10%, 10 से 20,000 20%, 30,000 से ऊपर 30%। इस बात को याद रखिएगा। एक सेकेंड गाइस,
ठीक है। सो अगर 115 BAD में है कोऑपरेटिव सोसाइटी 22%, BAE सिस्टम एक न्यू सिस्टम डाला गया है उसमें 15% है, और बाकी उनके जो स्लैब रेट्स है वो नॉर्मल है। सर सरचार्ज में भी बदलाव है बेटा, आपको पहले बताया था BAD में फ्लैट सरचार्ज 10% है, BAE के अंदर भी फ्लैट सरचार्ज 10% है, और अगर वो नॉर्मल सिस्टम में है, नॉर्मल सिस्टम में 1 करोड़ से ऊपर 7% और 10 करोड़ से ऊपर 12%। तो बदलाव क्या हुआ सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में? अगर वो BAD में है 22% फ्लैट टैक्स 10% फ्लैट सरचार्ज, BAE में है 15% फ्लैट टैक्स 10% फ्लैट सरचार्ज, और अगर अदर सिस्टम में है, नॉर्मल सिस्टम में है तो 10, 20, 30 और 1 करोड़ से ऊपर 7, 10 करोड़ से ऊपर 12। क्लियर हो गया? हो गया जी टैक्स रेट्स में बदलाव। कोई मेजर चेंजेस नहीं होती हैं, बट ये चीजों को करने के बाद ही आपको क्लैरिटी ज्यादा आती है। आइए जी नेक्स्ट गाइस, रिबेट में मेजर चेंज है। आपने क्या पढ़ा था असेसमेंट या 23-24 तक 5 लाख तक 12,500 की रिबेट है, चाहे वो ओल्ड सिस्टम में हो या न्यू सिस्टम में हो। अब जरा देखिए, ओल्ड सिस्टम वालों की रिबेट तो सेम है, ओल्ड सिस्टम वालों की तो रिबेट सेम है, जो नहीं कवर्ड है आपको क्वेश्चन में लिखा होगा नहीं कवर्ड है, ओल्ड सिस्टम है, ऑप्ट आउट कर लिया तो वही 12,500 रुपए और टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, रेजिडेंट्स को मिलती है रिबेट, वो तो सेम टू सेम पहले भी पढ़ा था, RORO RNORO और LTCG 112A से रिबेट नहीं मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। न्यू सिस्टम के अंदर रिबेट यस 7 लाख कर दी गई है, टोटल इनकम 7 लाख रिबेट 7 लाख नहीं, टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगी कितनी? डबल कर दी, 12.5 की जगह 25,000 रुपए। तो इफ योर टोटल इनकम मान लीजिए न्यू सिस्टम में 7 लाख रुपए है, टैक्स कितना लगेगा? 0 से 3 नील, बिल्कुल सचिन सर। 3 लाख से 6 लाख गाइस 5%, 3 लाख का 15,000, और बेटा 6 लाख से 9 लाख, 6 लाख से 9 लाख जाना है ना हमें, 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख तो जा नहीं रहे क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख ले रहे हैं, 6 लाख से 9 लाख ले रहे हैं, 1 लाख का 10% 10,000 गाइस 25,000 और 25 में 25 की रिबेट, तो 7 लाख तक न्यू सिस्टम में कोई टैक्स नहीं है। बड़ा फायदा है सर यहाँ पर। तो एक और मजेदार चीज आई है इस बार जो पहले रिबेट में आज तक नहीं आई, मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। मार्जिनल रिबेट, सचिन सर ये मार्जिनल रिबेट क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब वो लोग थोड़ा सा रोते थे जिनकी इनकम 7,05,000 है, 7,10,000 है, वो कह रहे हैं यार 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होता, मेरी 2-4 हजार 5,000 ऊपर इनकम चली जाए, मेरी 25,000 की रिबेट पे पानी फिर जाता है। जैसे वो सरचार्ज का कॉन्सेप्ट था ना, 1 करोड़ से ऊपर इनकम निकल जाए तो हम मार्जिनल रिलीफ देते हैं, उसी प्रकार से थोड़ी बहुत इनकम अगर आपकी 7 लाख से ऊपर चली गई, हम इतने बेदर्द नहीं है, सरकार कह रही है कि आपकी रिबेट छीन ले। अब क्या कॉन्सेप्ट आया है, आइए जरा मैं आपको इसी में करके दिखा देता हूं। आप क्या करिए, अगर आपकी टोटल इनकम 7,10,000 है तो आप ऐसे तो बोलते सर रिबेट तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब मिलेगी। टोटल इनकम 7,10,000 है। सबसे पहली बात देखिए, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम बिफोर HEC। तो 7,10,000 मुन्ना, अभी हमने 25,000 निकाला ही था, अभी हमने 25,000 टैक्स तो निकाला ही था 7 लाख पे, और 10,000 का मेरे हिसाब से 1% 10%, क्योंकि 5% था 3 से 6 10% लगना है, 1,000 और तो टैक्स हो गया 26,000। टोटल इनकम माइनस 7 लाख करिए, टोटल इनकम है 7,10,000 माइनस 7 लाख करिए, ये हो गया 10,000। अच्छा, और टैक्स कितना आ रहा था सचिन सर 7,10,000 पे? बेटा अभी 25,000 आ रहा था, और 10,000 का 10% 1,000 26,000 आ रहा था। अच्छा, रिबेट लगाना है स्टेप 1 ग्रेटर स्टेप 2, यस यस, एक्सेस ऑफ स्टेप 1 ओवर स्टेप 2, 26 माइनस 10 16,000 की रिबेट दे दी बेटा, तो इसमें से 87A माइनस कर दिया 16,000, ये फॉर्मूला दे दिया आपको, 10,000 प्लस 4% 400, आप 10,400 दे दीजिए। जितनी इनकम बढ़ी है ना उतना ही दे दिया बस तरीके से, कम से कम कुछ तो मिला। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस हुआ सचिन सर, अगर आप न्यू सिस्टम में, ओल्ड सिस्टम वालों की रिबेट से, अगर आप न्यू सिस्टम में टोटल इनकम 7 लाख तक है 25,000,
और एक्चुअल टैक्स बिफोर HEC विच एवर इज लेस। और अगर 7 लाख से ऊपर है तो स्टेप 1 2 3 4 लगाइए और रिबेट का मजा लीजिए। वैसे मोटा मोटा ये मान लीजिए 7,25,000 के आसपास तक ये काम करेगा। अगर इनकम 7,30,000 हो जाती है तो आपका इनकम ज्यादा बढ़ेगी, टैक्स कम बढ़ेगा, वो देख लीजिए। चलिए ये भी क्लियर। अब ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट्स हैं बेटा, ये इसके थ्योरी है 115 BAC की। ये पहले 2.5 लाख वाला जो कॉन्सेप्ट था 115 BAC सबसेक्शन 1, अब ये लागू नहीं होगा, लिख दिया। असेसमेंट ये 23-24 तक था, यही पढ़ा था ना। तो एक नया सबसेक्शन डाला है नए स्लैब रेट्स के लिए 115 BAC सबसेक्शन 1। तो जो न्यू सिस्टम आया है असेसमेंट 24-25 से, वो आया है 115 BAC सबसेक्शन 1। वो सब बात आ गई। इंडिविजुअल HUF AOP यस यस, BOI AJP अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो अपना ही सिस्टम्स है ना, BAD एंड BAE, ठीक है। हाँ, अदर देन हुज ऑप्शन एक्सरसाइज, निकलने वाली ऑप्शन एक्सरसाइज ना करियो। निकलने वाली है ना बेटा ये ऑप्शन, तो निकलने वाली वो निकलने वाली ऑप्शन है 115 BAC सबसेक्शन 6 में। तो जो बाय डिफॉल्ट अब आपको 1A में डाल दिया है, अगर आपको ये निकलना इसमें से तो 115 BAC सबसेक्शन 6 की ऑप्शन एक्सरसाइज करें। और स्पेशल रेट्स पे तो ये लगता नहीं है, स्पेशल रेट्स तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वो तो अलग ही रेट्स होते हैं। ये तो स्लैब रेट की ऑप्शंस है, आ गई ना बात, ये मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या मेजर चेंज है सचिन सर? बेटा आपको याद होगा सैलरी चैप्टर में 3 डिडक्शन थी, 16(1A) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स। 16(1A) अब न्यू सिस्टम में भी मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो ये वो हैं जो आपको न्यू सिस्टम में एग्जेम्पशंस नहीं मिलती, याद करो, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कुछ नहीं मिलती। तो उनमें क्या बदलाव आया है? जब न्यू सिस्टम के अंदर बदलाव आए हैं, एक तो ये बदलाव आ गया है, अगर आप सैलरी वाले हैं और न्यू सिस्टम में हैं 115 BAC में जो डिफॉल्ट सिस्टम है, 16(1A) की स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 वाली आपको मिलेगी। पहले याद करो, ना 16(1A) देते थे, ना 16(2) देते थे, ना 16(3). हाँ, 16(2)(3) तो नहीं मिलेगी, वो तो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अब अमेंडमेंट ये आ गई है, अगर आप न्यू सिस्टम में हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16(1A) ऑफ मैक्सिमम 50 विल्स अलाउड। इसी तरीके से IUS में भी अगर आप हैं न्यू सिस्टम में तो आपको याद होगा 56(2)A जो फैमिली पेंशन से 1/3 और 15,000 रुपए की विच एवर इज लेस की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, वो नहीं मिला करती थी न्यू सिस्टम में, अब ये भी अलाउ कर दी गई है। तो कुछ रहम कर रही है न्यू सिस्टम पे। सचिन सर अगर न्यू सिस्टम्स के एडवांटेजेस बताए जाएं तो अब एग्जामिशन लिमिट 2.5 की जगह 3 हो गई है, 3, 6, 9, 12। 37% का सरचार्ज हटा दिया गया न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम को बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। तैयारी हो रही है नहीं ना कहीं न्यू सिस्टम को ही लोगों से फॉलो करवाने की। रिबेट 5 की जगह 7 लाख तक मिलेगी, 12.5 की जगह 25 तक की मिलेगी। मार्जिन रिबेट भी मिलेगा, सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी न्यू सिस्टम में जो पहले नहीं थी 50,000 वाली। और IUS में फैमिली पेंशन है तो फैमिली पेंशन में भी आपको 1/3 और 15,000 का बेनिफिट मिलेगा अगर आप न्यू सिस्टम में। और एक नई डिडक्शन यस 80CC(H) के अंदर आई है जिसकी हम चर्चा भी आगे करेंगे, उसके सब सेक्शन 2 की डिडक्शन भी आपको मिलेगी अगर आप न्यू सिस्टम में। आपको पता है ना कि न्यू सिस्टम वालों को 80C2 80U नहीं मिलता है ना। हाँ, उनको क्या मिल जाता है न्यू सिस्टम में होने के बाद भी, वो आपने पढ़ा होगा, उनको मिल जाता था सचिन सर 80CCD सबसेक्शन 2 और 80JJAA। अब उनके साथ उनको CCH सबसेक्शन 2 भी मिल जाएगा। तो यानी कि 3 नई डिडक्शंस डाल दी गई है न्यू सिस्टम वालों के लिए। नई मींस जो पहले नहीं होती थी। एक 16(1A) की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस मिलेगा, है ना, अगर बंदा न्यू सिस्टम में है। और 80CCH सब सेक्शन 2 भी मिलेगा 80C2 80U में। बाकी जो कुर्बानियां हैं जो पिछली बार भी थी असेसमेंट 23-24 में,
वो कुर्बानियां अभी भी हैं। क्लियर है बात? और निकलने के लिए ये बना दिया जी नया सेक्शन 1/BAC सब सेक्शन 6 निकलने के लिए। तो पहले चूज करने के लिए था, अब निकलने के लिए है। तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखो जी, ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर 139(1), ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न, अगर आप फर्निश, जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न है, आपको ऑप्शन देनी है अगर आप पीजीपी वाले हैं, और एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, अब ये ऑप्शन निकलने की आप दोबारा से नहीं कर सकते। क्या मतलब सर? अरे बेटा बाय डिफॉल्ट आप ओल्ड सिस्टम में ही रहोगे। ये नहीं कि ऑप्शन आपने निकलने की ले ली, अगले साल मैं आना चाहता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट करो। अरे भाई, अगर आप स्टेटस को मेंटेन करते हो, कुछ नहीं करते, तो न्यू सिस्टम तो आपके सिर पे पड़ जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, आपको लगता है न्यू सिस्टम मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत कुर्बानियां ज्यादा हैं, उस केस में आप ऑप्ट आउट कर लो। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ऑप्ट आउट न्यू सिस्टम से, फिर आप ओल्ड सिस्टम में ही रहोगे। लेकिन आपको अगर ओल्ड सिस्टम रास नहीं आया, एक बार हम चांस देंगे। जिस साल तो आप निकल गए, उसके बाद आप बोलो सर गलती हो गई थी, हमने आपको छोड़ा, हम दोबारा से आना चाहते हैं, फिर जिंदगी भर आप निकल नहीं पाओगे। तो एक बार ऑप्ट आउट कर लो, उसके बाद ऑप्ट इन भी कर सकते हो वंस। आया ना? ऑप्शन अंडर क्लॉज 1, वंस एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर other than the previous year it was exercised and thereafter the person will never be eligible to exercise the option। तो दोबारा से निकलने वाली ऑप्शन नहीं। तो एक बार चक्रव्यूह से निकल गए, ओल्ड में आ गए, अब किसी साल आपको लग रहा है ओल्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो अब चक्रव्यूह से जब निकले तो सॉरी बोलो, वापस आ जाओ न्यू सिस्टम में। अब वापस से निकल नहीं सकते। हाँ, वो अलग बात है आपकी बिजनेस प्रोफेशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि ऑप्शन बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए है, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में आ जाओगे। ऑप्शन नंबर 2 वाले कौन से हैं? नॉन पीजीबीपी केसेस। नॉन पीजीबीपी केसेस, इनका पर भी बाय डिफॉल्ट 115BAC, इनको निकलना है तो इनको रिटर्न से पहले ऑप्शन देनी है। तो ये हर साल ऐसा कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, तो दोबारा रिकैप करो सर। देखो जी, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है, कुछ नहीं करते, न्यू सिस्टम, ऑप्ट आउट कर लो, ओल्ड सिस्टम, अब ओल्ड चलता रहेगा। किसी साल, जिस साल ऑप्ट आउट किया उस साल नहीं, किसी और साल उसके बाद वाले आपको दोबारा से आना है न्यू सिस्टम में, तो अपनी ऑप्शन को विड्रॉ करो और अब न्यू सिस्टम में पड़े रहोगे जिंदगी भर, जब तक है जान पीजीबीपी तुम्हारे पास। पीजीबी खत्म हो गई तो फिर आप ये वाले क्लॉज में आ जाओगे, बीएसी सब क्लॉज 2। और सब क्लॉज 2 में क्या है? जो नॉन पीजीबी केसेस हैं, इनको भी बाय डिफॉल्ट 115BAC है, लेकिन अगर ये चाहे तो जिस साल नहीं चाहिए ऑप्ट आउट कर ले, अगले साल ऑप्शन नहीं देंगे तो न्यू में बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अच्छा जी, ये भी बात आपको पता होगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स न्यू सिस्टम पे लागू नहीं होता। तो जो लोग न्यू सिस्टम पे हैं, 115BAC सिस्टम में है, तो 115GAC का ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लागू नहीं होता। किन पर? जो 115BAC में है। ठीक है ना? ये तो सेम टू सेम। अब रही बात कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, नया सिस्टम आ गया BAE, वो तो मैंने बता ही दिया। 15% फ्लैट टैक्स, 10% फ्लैट सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। और BAD में है, जो पिछली बार भी था, 22% फ्लैट टैक्स, 10% फ्लैट सरचार्ज, 4% धनिया मिर्ची। हो गई वीडियो आपकी बेसिक्स ऑफ टैक्स या टैक्स कैलकुलेशन की चेंजेस असेसमेंट या 24-25 की, जो एक मेजर पार्ट था। आइए जी नेक्स्ट चैप्टर पे, रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई मेजर बदलाव नहीं है, ओनली वन माइनर चेंजेस अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में आपको याद होगा, डीम टू बी अक्रूराइज इन इंडिया, इनकम जिनको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। इस केस में आपको याद होगा गिफ्ट ऑफ मनी सेक्शन 9 में, जब मैंने एग्जांपल भी लिया था, सचिन तेंदुलकर साहब बीइंग अ रेजिडेंट गिफ्टेड मनी आउटसाइड इंडिया टू ब्रायन लारा हु इज अ नॉन रेजिडेंट। उसमें गिफ्ट ऑफ मनी था, जो रेसिपेंट है वो नॉन रेजिडेंट था या फॉरेन कंपनी था। लेकिन अगर ब्रायन लारा साहब RNOR थे तो सेक्शन 9 उनके हाथ में नहीं लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर आप गिफ्ट ऑफ मनी दे रहे हो, नॉन RNOR को भी
तो वो भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ RNOR। तो सिंपली बात है, लारा एनआर हो, लारा RNOR हो, या लारा लिमिटेड कोई फॉरेन कंपनी हो, तीनों के हाथ में तेंदुलकर की गिफ्ट आउटसाइड इंडिया मनी वाली विल बी इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल। पहले क्या था, नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दी जाए आउटसाइड इंडिया या फॉरेन कंपनी को, RNOR को दी जाए आउटसाइड इंडिया, वो इंडियन इनकम मानी नहीं जाती थी। अब RNOR के डालने के बाद वो भी इनकम इंडियन इनकम मान ली जाएगी अगर वो RNOR। सैलरी में यस मेजर चेंजेस हैं। अग्निवीर स्कीम बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम आर्म फोर्सेस में भर्ती करेंगे। वो स्कीम के बारे में ज्यादा चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट डाला गया है, अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर जो अपॉइंट किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, उनके लिए एक कॉर्पस फंड, एक गुल्लक कह लीजिए, वो मेंटेन की जाएगी। उसके अंदर अग्निवीर भी कंट्रीब्यूट करेगा थ्रू द माध्यम ऑफ द गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अग्निवीर की भी कंट्रीब्यूशन जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूशन जाएगी, जैसे प्रोविडेंट फंड में होती है। समझ गए मेरी बात? आइए, in pursuance of the government decision to implement the Agnipath Scheme 22, competent authority has designated a non-lespable dedicated Agniveer Corpus Fund in the interest-bearing section of the public account head. A fixed percentage of monthly emolument would be contributed by the Agniveer and a matching contribution will be done by the central government. सीधी सी बात है, दो बातें याद रखनी है। Whatever central government will contribute to the Agniveer Corpus Fund will be deemed as salary अंडर सेक्शन 17(1). जैसे एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जोड़ दिया जाता है ना, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दीजिएगा। तो ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है हम डिडक्शन देंगे 80 CCH में, और 80 CCH सब सेक्शन 1 और 80 CCH सब सेक्शन 2। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा उसकी 100% डिडक्शन हम CCH 1 में देंगे। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होगा, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, उसकी डिडक्शन 100% हम नीचे देंगे। तो फिर जोड़ा है क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन? अभी कह रहे हैं 100%, मे बी दे हैव सम अदर प्लान्स, लेकिन अभी एज इट इज असेसमेंट ईयर 24-25, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अग्निवीर कॉर्पस फंड में हमारे सैनिक ने कंट्रीब्यूट किया, उसकी तो डिडक्शन वो ले लेगा, वट एवर अमाउंट ही हैज कंट्रीब्यूटेड अंडर CCH सबसेक्शन 1, वट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट ऐड टू हिज ग्रॉस सैलरी, पूरा का पूरा अमाउंट, एंड देन उसी अमाउंट की डिडक्शन CCH 2 में मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर अग्निवीर 115 BAC में है, अग्निवीर 115 BAC में है, तो 1 वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, CCH 2 वाली मिलेगी। मैंने पहले बता दिया था। यस, तो 2-3 बातें दोबारा से रिपीट कर दूंगा। वट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ग्रॉस सैलरी में जोड़ दो, एंड उसी अमाउंट की डिडक्शन आप 80 CCH 2 में दे देना। वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन बाय द एम्प्लॉई, उसकी डिडक्शन तो 80 CCH 1 में मिलेगी। बस एक बात याद रख लेना, अग्निवीर साहब हमारे अगर 115 BAC में है, 80 CCH 1 नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएगा। हाँ, और एक अच्छी बात, अग्निवीर कॉर्पस फंड से जो भी पेमेंट मिलेगी सेक्शन 10 क्लॉज 12C में एग्जाम हो जाएगी। क्लियर बीडू? चलो नेक्स्ट, परकेजिट्स में RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन का तरीका बदल दिया गया है। क्या कह रहे हो सर? अरे डरो मत, 1/9/2023 से बदला गया है। 0 से 10 लाख तक है 5%, 10 लाख से 25 लाख 10%, और 25 लाख से ऊपर आपका 15%। ये सिस्टम था, ठीक है। अब क्या किया है, वो 10 लाख वाली आबादी को 15 लाख कर दिया है, वो तो 5% का 5% का, ठीक है। 10 से 25 की जगह अब हो गया 15 से 40, और वो हो गया 7.5, 10 की जगह हो गया 7.5, समझ रहे हो? तो ये 0 से हो गया 15 लाख, कितना, 5 की जगह 5 का 5 ही है, 15 लाख से
40 लाख, 15 लाख से 40 लाख, 10 था ना, 7.5 कर दिया। यस मेरे प्यारे बच्चे, और 40 लाख से ऊपर 10%, यानी कि अगर पहले 25 लाख से ऊपर 15 था, अब 40 लाख से ऊपर कितना, 10%। तो सचिन सर, तो क्या हम पार्शली करें? बेटा दो ओपिनियंस है मेरी। या तो आप ऐसा करना, पूरे साल ही न्यू कॉन्सेप्ट को सॉल्व कराना, पूरे साल 12 के 12 महीने 5%, 7.5 और 10, ये था ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की ओन्ड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की ओन्ड है। लेकिन आप ऐसा एक नोट भी दे सकते हो, क्या करना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने की वैल्यूएशन, 5 महीने की वैल्यूएशन आप करिए ओल्ड स्कीम से, और 7 महीने की वैल्यूएशन सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने की वैल्यूएशन न्यू सिस्टम से। लेकिन मुझे लग रहा है प्रेफरेबल ऑप्शन ये है कि आप 12 के 12 महीने की वैल्यूएशन न्यू सिस्टम के हिसाब से करिए। नोट दे दीजिए कि 1/9 से बदला है तो हमने न्यू सिस्टम पूरे साल ही लगा दिया, लेकिन टेक्निकली 5 महीने ओल्ड रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन होगी, 7 महीने न्यू रूल्स के हिसाब से। दोनों ऑप्शन सही होनी चाहिए एग्जाम में, आपकी मर्जी। रिकैप करवाएं, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन बदल दी गई है 1/9/23 से, 1 अक्टूबर नहीं 1 सितंबर, और 1 सितंबर से किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट के लिए तो वही है लाइसेंस फी, यहाँ पर जो पहले होती थी 10 लाख तक 5, 10 से 25 लाख 10, और 25 लाख से ऊपर 15, अब 15 लाख तक 5, 15 लाख से 40 लाख 7.5, और 40 लाख से ऊपर 10। ये वैल्यूएशन बेटा 5 महीने, ये 7 महीने। एग्जाम में दोनों ऑप्शंस कर दो, बहुत ही बढ़िया। एक ऑप्शन ले लो कि मैंने पूरा नया सिस्टम लगा दिया, ऑल्टरनेटिवली 5 महीने पुराना होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की अपनी नहीं है तो हम किराया लेते थे ना, जो एम्प्लॉयर को देना है, और 10% और 15% आरएफए सैलरी, वो 15 की जगह भी 10, क्योंकि ओन्ड में भी अल्टीमेट वैल्यूएशन 10 ही है, तो यहां पर भी 10 है। तो दूसरी बदलाव ये देखिए कि जब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की ओन्ड होती थी तो हम लेते थे 5, 10, 15, वो रह गया 5, 7.5, 10, और किराए पे एम्प्लॉयर लेता था तो किराया और 15% आरएफए सैलरी का, वो अब 10 रह गया। लेकिन याद रखिएगा, ओल्ड सिस्टम है 5 महीने के लिए वैल्यूएशन, न्यू सिस्टम 7, आप 12 महीने न्यू सिस्टम लगाइए या दोनों ऑप्शन बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा कंसेशनल अकोमोडेशन है वो तो सेम ही है, उसमें रेंट जो चार्ज है माइनस किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, एक कंसेप्ट क्या इंट्रोड्यूस किया है, देखो जी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपकी आरएफए की वैल्यूएशन जो भी आपने सिस्टम लगाया वो आई मान लो 10,000, 24-25 में भी आपको आरएफए मिल रहा है और वहां पर वैल्यूएशन आई 24-25 में मान लीजिए 15,000। अच्छा अभी प्रॉब्लम ये है 24-25 का आपको सीआईआई याद करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए 23-24 का सीआईआई तो 348 है और 24-25 का सीआईआई मान लीजिए हाइपोथेटिकली 365 है। अब लॉ क्या आ गया है, ये 15,000 रुपए जो हमने वैल्यूएशन निकाली इसको गवर्नमेंट ने ओल्ड वैल्यूएशन से लिंक कर दिया। क्या मतलब सचिन सर, ओल्ड वैल्यूएशन 10,000 है, जैसे इंडेक्सेशन करते हैं ना, ये कौन से महीने, ये कौन से साल की वैल्यूएशन 348, ये बेस ईयर कि जब आपको पहली बार यस अकोमोडेशन मिली, वो बेस ईयर, वो 23-24 या उसके बाद ही होगा ना। अगर 23-24 में अकोमोडेशन ली तो बेस ईयर 23-24, अगर 23-24 के बाद मिली तो बाद वाला साल। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है देखिए जरा, यहां पर 365 ये आने की चांसेस इसलिए कम है ये प्रोविजन 23-24 फाइनेंशियल ईयर से आया है। नेक्स्ट ईयर का इंडेक्सेशन आपको देंगे नहीं क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ लो 10,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 348, ये हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चे 10,488 रुपये 50 पैसे। तो गवर्नमेंट कहती 15 नहीं लेंगे, 10,488 रुपये लेंगे। तो यानी कि आरएफए वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर और इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ 23-24 आरएफए
विच एवर इज लेस। और लिखा भी है पहला प्रीवियस से लेना 23-24 या उसके बाद। अगर अकोमोडेशन मिलना आपको 24-25 से हुई है तो 24-25 बेस ईयर, फिर उसको इंडेक्स करेंगे अगले सालों के लिए। क्लियर हो गई मेरी बात? थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हाइपोथेटिकल है बेटा, ये मैंने 365 वाला तो एज्यूम किया है। चलिए नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है? अरे बाबा बहुत बार क्या होता है, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉई who is serving on deputation with any body or undertaking under the control of such government। accommodation है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो डेप्यूटेड है विद एनी बॉडी, सरकारी संस्था या बॉडी पे काम करने के लिए। द एम्प्लॉयर ऑफ सच एम्प्लॉय shall be deemed to be that body or undertaking where the employee is serving on deputation। जैसे छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, मैं सचिन गुप्ता सरकारी किसी संस्था में काम करने के लिए भेजा गया, मान लीजिए और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट अकोमोडेशन दी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकोमोडेशन की तरह वैल्यूएशन नहीं होगी। तो द एम्प्लॉयर ऑफ सच एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी ऑन अंडरटेकिंग वेयर द एम्प्लॉय इज सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन। तो मैं उस बॉडी का एम्प्लॉय माना जाऊंगा। और फिर बॉडी तो बेटा यहां तक अच्छा, एक बात और है, जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो यहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? जो मंत्रालय के, जो मिनिस्ट्रीज के एम्प्लॉयज होते हैं, मिनिस्ट्रीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं, याद रखना इस बात, मिनिस्ट्रीज के, रेलवेज का, डिफेंस का, ये सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो सरकारी कंपनी है, वो भी एक सरकारी बॉडी है, तो मैं सरकारी कंपनी को तो नॉन गवर्नमेंट मानूंगा ना। तो इसलिए अगर मुझे डेप्यूट किया गया मान लीजिए सरकारी कंपनी में और वो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने मुझे अकोमोडेशन दी है, तो मेरे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। मैं काम करने तो गवर्नमेंट कंपनी में गया हूँ, तो गवर्नमेंट कंपनी मेरा एम्प्लॉय माना जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी को तो हम गवर्नमेंट मानते ही नहीं है, उनको तो नॉन गवर्नमेंट मानेंगे। ठीक है, तो वेयर द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू एन एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन विद द सरकारी बॉडी और अंडरटेकिंग, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, वो बॉडी मानी जाएगी। और वो बॉडी जिस श्रेणी में आती है, नॉन गवर्नमेंट में आती है, तो वो नॉन गवर्नमेंट मान लिया जाएगा। और अकोमोडेशन वही जो 5, 7.5, 10 या किराया और 10। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगेन ये इनसिग्निफिकेंट है लेकिन बता देता हूं, अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, ये अकोमोडेशन टैक्स फ्री होती है। क्या? माइनिंग साइट पे अकोमोडेशन दी जाए, तेल निकालने वाली साइट पे, अरे तेल धरती वाला तेल, तुम्हारा तेल नहीं, पावर जनरेशन साइट पे जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, पानी का जो डैम होता है वहां पर, कोई और प्रोजेक्ट है वहां पर आपको अकोमोडेशन दी जा रही है। अरे यार दूर दिहाज का इलाका है, कहाँ बंदा अपना घर छोड़ के बैठा है वहां पर सरकार का काम करने के लिए, देश की भलाई करने के लिए। अगर वो अकोमोडेशन अप टू 1000 स्क्वायर फीट है और 8 किलोमीटर दूर है लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी से वो 8 किलोमीटर दूर है और वहां पर उसको अकोमोडेशन दी गई है 1000 स्क्वायर फीट की, तो वो अकोमोडेशन का मूल्यांकन आरएफए में नहीं होगा। या वो अकोमोडेशन 8 किलोमीटर दूर तो नहीं है, वो रिमोट एरिया में है, तो या तो अच्छा यहाँ पर रिमोट एरिया में एनी साइज, यहाँ पर साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे वो 1000 से नीचे हो 1000 से ऊपर हो। तो अगर आपको अकोमोडेशन माइनिंग साइट पे, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे, पावर साइट पे, डैम साइट पे, एग्जीक्यूशन साइट पे दी जाइए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे, या तो वो 1000 स्क्वायर फीट की हो, 8 किलोमीटर दूर हो, लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, या वो ऐसे एक रिमोट। अच्छा रिमोट एरिया का मतलब क्या कर दिया? रिमोट एरिया का मतलब पहले वो 40 किलोमीटर दूर माना जाता था, अब कह रहे हैं रिमोट एरिया मीन्स एनी एरिया अदर देन द एरिया विच इज लोकेटेड इन लोकल लिमिट्स ऑफ और विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी। अरे बेटा जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी है, जैसे ये आपकी दिल्ली, एक सेकेंड मेरे बच्चे, जैसे आपकी ये दिल्ली म्युनिसिपैलिटी है, दिल्ली एमसीडी। ठीक है, अब लॉ क्या कह रहा है जरा पढ़ना। हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मिनिमम 1 लाख, यस दिल्ली की पॉपुलेशन मिनिमम 1 लाख है, इसके अंदर ना सिचुएटेड हो,
ये तो रिमोट एरिया नहीं माना जाएगा, अदर देन दिस एरिया लिखा है ना, और यहां से 30 किलोमीटर के अंदर अंदर भी ना हो, इसके 30 किलोमीटर के अंदर अंदर भी ना हो, ये रिमोट एरिया है। ये रिमोट एरिया नहीं है, ये रिमोट एरिया नहीं है, ठीक है ना। अब पढ़ो जरा, तो अकोमोडेशन, माइनिंग साइट, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, पावर जनरेशन साइट, डैम साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट 1000 स्क्वायर फीट तक की है, 8 किलोमीटर दूर हो शहर से, किसी लोकल म्यूनिसिपैलिटी 8 किलोमीटर दूर हो, पहले में क्या लिखा है 8 किलोमीटर दूर हो, जैसे ये कोई म्यूनिसिपैलिटी है, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, एमसीडी यहां से 8 किलोमीटर दूर हो, ये इस एरिया में 1000 स्क्वायर फीट की हो, ठीक है, पहली बात तो ये लिखी है 8 किलोमीटर दूर। दूसरे में लिखा है ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहां की पॉपुलेशन 1 लाख है, वहां ना हो और उसके 30 किलोमीटर हो, ये रिमोट एरिया। यहाँ पर साइज एनी साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। अरे यार मोटा मोटा दूर दिहाज के इलाके मान लो ना, वहां एग्जेम्प्ट अकोमोडेशन, यार नेसेसिटी है, कुछ तो छोड़ो बेचारे के पास। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी बेटा, ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 बनेगी, न्यू सिस्टम वालों के लिए भी है 16(2), 16(3) नहीं है। और लीव सैलरी की जो एग्जेम्पशन है, लीव सैलरी की जो एग्जेम्पशन है 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। फॉर्मूला सेम है वही, एक्चुअल लीव सैलरी 10 इंटू AMS, अनअवेयर्ड लीव डिवाइड बाय 30 इंटू AMS, वो लिमिट 3 लाख की जगह लिमिट क्या कर देना 25 लाख, 3 लाख की जगह 25 लाख हो गया जी आपका सैलरी भी। आ जाओ जी बिजनेस प्रोफेशन में, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है ना जी, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में अगर आपको कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, सप्लायर से, तो वो भी बिजनेस इनकम है, उस पर TDS भी कटता है 194 आवर का, याद है ना, 10% का। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये माना जा रहा था कि कैश में कोई बेनिफिट मिले तो वो परक्विजिट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई गिफ्ट तो गिफ्ट है, बेनिफिट तो बेनिफिट है, वो कैश में हो, मनी में हो, फुली कैश हो, पार्टली कैश हो, वो क्लैरिटी के लिए पॉइंट डाला गया है। तो देयर वाज सम जजमेंट विच सेड कि बेनिफिट्स तो नॉन मनीटरी टर्म्स में होने चाहिए, है ना, क्योंकि क्या कन्वर्टेबल इनटू मनी, तो बेनिफिट तो कन्वर्ट, लेकिन अगर वो मनी है, ओह हो समझ गए ना मेरी बात, ओह हो मनी है तो वो परक्विजिट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने भाई फायदा तो फायदा है, तो आप लोग बनने पास होने के बाद मुझे 1100 रुपये दे जाओ, ठीक है ना, 2100, बहुत छोटा अमाउंट है वैसे, लेकिन स्टिल तो वो अमाउंट एक बेनिफिट या परक्विजिट तो है। उसी तरीके से 194 आवर में भी TDS कटेगा, वो देख लेंगे, अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है तो उसका TDS कितना बनता है, फिर आपसे लिया जाएगा या वो बियर करेंगे, ये सब चीजें तो वही टू वही है। बस याद रख लीजिएगा बेनिफिट और परक्विजिट इन मनी, फुल्ली, पार्टली इन मनी, पार्टली इन कैश, पार्टली नॉन मॉनेटरी, सब बेनिफिट माने जाएंगे, TDS भी 194 आवर में कटेगा। 35D का अमोर्टाइजेशन ऑफ प्राइमरी एक्सपेंडिचर, कैलकुलेशन सेम वही है, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सब चीज वही है। बस अब ये जो 4 खर्चे होते हैं ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, मार्केट सर्वे के, अदर सर्वे के और इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसकी डिटेल सरकार को आपको पहुंचानी है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले। अगर आपने वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले नहीं दी तो आपको डिडक्शन ये चारों खर्चों की नहीं मिलने वाली। आ गई बात, अब वो 1 महीना पहले ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से, आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अगर 31 अक्टूबर है तो आपको 30 सितंबर तक, ड्यू डेट ऑफ 31 जुलाई है तो बेटा आपको 30 जून तक। वैसे भी इस सेक्शन में कहीं ना कहीं ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मोटा मोटा आपके ऊपर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर ही आने वाली है, तो 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है इन खर्चों की डिटेल्स स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर की सरकार तक पहुंचाओ, अप्रूवल लो। आओ जी नेक्स्ट मेजर अमेंडमेंट, यस एक तो बेटा 43B में है। 43B क्या है सचिन सर? अरे सर्टेन डिडक्शंस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, मतलब अरे सर अगर आप मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हो तो आपको खूब आदत है आराम से, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, गवर्नमेंट कहते भाई साहब बहुत देर करते हो तुम, तो कुछ खर्चे थे वो सम फॉर रेलवे एसेट्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स, अलाउएबल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम NBFC भी था, है ना। अब वो NBFC कौन सी होगी उसकी डेफिनेशन बदली है गवर्नमेंट ने कहा वो वाली NBFC जो हम नोटिफाई करेंगे
अगर उससे आपने लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन ड्यू पे नहीं है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है, एपीबी, एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अब जी कौन सी है जी वो, गवर्नमेंट कह रही है जी वो एनबीएफसी है जी, वो एनबीएफसी है जी मेरे प्यारे बच्चों। टॉप लेयर वाली एनबीएफसी, अपर लेयर वाली एनबीएफसी और मिडल लेयर वाली एनबीएफसी, गवर्नमेंट ये कह रही है। हाँ जी, नोटिफाइड, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, हाँ जी। और ठीक है ना जी। अब इनकी भी गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या कहूं मैं, डेफिनेशंस है। अब ये भी याद करनी पड़े नहीं, इसमें सर कौन सी एनबीएफसी नोटिफाइड नहीं है वो बता दो ना, बेस लेयर वाली, वो छोटी है ना, तो उनकी कोई इतने फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, तो बेस लेयर वाली छोड़ दो सर, दोबारा समझो, समझ नहीं आया। अरे बेटा देख, एनबीएफसी, अच्छा शेड्यूल बैंक से लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, एक्चुअल पेमेंट बेसिस। एनबीएफसी की वित्तीय हालत की कबाड़ा कर रखा है लोगों ने, लोन ले लेके देते ही नहीं उनका लोन। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई टॉप लेयर एनबीएफसी है, अपर लेयर एनबीएफसी है, मिडल लेयर एनबीएफसी, भाई साहब पेमेंट कर देना, डिडक्शन ले लेना। लेकिन अगर कोई बेस लेयर एनबीएफसी है, बेस लेयर, उसको रोने दो, उनका आप लोन ड्यू बेसिस पे भी है तो डिडक्शन लेना, क्योंकि उनसे कोई देश को फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं, हम चाहते हैं इनकी हालत खराब ना हो जाए, कुआं खोदो पानी पियो, आप इनको ब्याज दो, आप डिडक्शन लो, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। ठीक है, तो एनबीएफसी में टॉप, अपर एंड मिडल, बाकी ये दिया हुआ है, पढ़ लेना अपने आप नॉलेज से, ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा अगेन एमएसएमई सेक्टर, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम भी आते हैं, यहां पर खाली माइक्रो स्मॉल लिखा है, एमएसएमईडी एक्ट भी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। गवर्नमेंट कह रही है इन छोटी छोटी इकाइयों से आप लोग गुड सर्विसेज खरीद लेते और पेमेंट करते नहीं हो, और अपना मजे से डिडक्शन लेते रहते हो। वो छोटा आदमी है, पैसे बेचारे कम है, वो आपको कुछ कह भी नहीं पाता। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब उनकी हालत खराब हुई ना, तुम्हारी हालत हम बदतर कर देंगे। तो आपके अब क्या करना है, अगर आपने माइक्रो से गुड्स और सर्विस खरीदी है, स्मॉल से खरीदी है, मीडियम से खरीदी है, वो बड़ा आदमी है, वो अपना तुम्हें पकड़ लेगा पेमेंट के लिए। तो यहां पर गवर्नमेंट ने लिखा अगर आपने गुड्स और सर्विसेज बिजनेस के लिए माइक्रो और स्मॉल से खरीदी है, मीडियम से खरीदी है, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन। समझ गए मेरी बात, याद आ रही है ना बात, समझ आ रही है ना बात। तो अगर आपने माइक्रो से या स्मॉल एंटरप्राइज से जो रजिस्टर्ड है एमएसएमईडी एक्ट के अंदर गुड सर्विस से लिए तो पेमेंट कर दे टाइम लिमिट के अंदर अंदर। वो टाइम लिमिट क्या है सचिन सर? अरे बेटा वो टाइम लिमिट है, अगर तुम्हारा कोई एग्रीमेंट है पेमेंट का, रिटर्न एग्रीमेंट, तो मैक्सिमम 45 डेज में, 45 डेज में। अगर तुम्हारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है बेटा, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको मैक्सिमम 15 डेज में पेमेंट करनी है। अगर आपने नहीं करी तो हमको डिडक्शन ही देंगे। फिर कब देंगे? जब पेमेंट करी, रिटर्न तक ना, रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। दोबारा बताऊं, आओ देखो, वैसे तो आपको पता ही है, बाकी सेक्शंस में जब हमने 43B करा था कि वहां पर आप डीडीआर तक पेमेंट कर दो प्रीवियस ईयर 23-24 में, और इसकी डीडीआर जो आती है 31/7/2023 या 30 या मैं 31 अक्टूबर ही कह लूं बेटा मुन्ना, 31 अक्टूबर 2023 यहां तक पेमेंट कर दो तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन एमएसएमई में अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं किससे, स्मॉल से और माइक्रो से, ठीक है, मान लो कब खरीदे, 15 फरवरी 2024 को, जब आपकी डिलीवरी आ गई होगी। अच्छा, आपकी पेमेंट टर्म्स है 2 मंथ्स का क्रेडिट। हाँ 45 डेज। अगर आपने 2 मंथ्स का क्रेडिट, आपने पेमेंट कब करी, 2 मंथ्स का क्रेडिट था ना, तो 15 अप्रैल तक करनी थी, आपने पेमेंट कर दी 15 मार्च को। आप बहुत ही गुड बेबी हो, आपने तो महीने में ही कर दी। हम तो अच्छा 2 मंथ्स का क्रेडिट तो अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिटर्न एग्रीमेंट है तो हमने क्या कहा है आपको, रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज, तो बेटा 45 डेज में करनी है। तो 45 डेज यहां से 15 तारीख को छोड़ के 45 दिन, आपने पेमेंट तो 30 दिन में ही कर दी, तो बेटा आपकी डिडक्शन पक्की 23-24 में। अगर आपने पेमेंट करी 15
4/2024 को 45 दिन फॉलो कर, यहां तो फॉलो किए, यहां फॉलो नहीं किए ना। अब आपको 23-24 में नहीं मिलेगी, 24-25 में मिलेगी, चाहिए डीडीआर से पहले। अच्छा अच्छा, एक और लो। आपने सामान खरीदा 15 जनवरी 2024 को, अगेन 2 मंथ्स का क्रेडिट था, है ना। लेकिन 2 मंथ्स तो हम अलाउ करेंगे नहीं बेटा, हम तो अलाउ करेंगे मैक्सिमम 45 डेज। आपने पेमेंट करी 15 मार्च 24 को, 45 दिन की मर्यादा भी नहीं रखी, लेकिन साल तो वही है ना 23-24, हम 23-24 में दे देंगे। तो पहले तो ये बोलो, आपको जिस प्रीवियस ईयर में, या तो आप टाइम लिमिट फॉलो कर लो 15 और 45 वाली, तो उसी साल दे देंगे। अगर आपने टाइम लिमिट फॉलो नहीं करी तो 23-24 में दे दो, उसी साल दे देंगे, नहीं तो अगले साल देंगे, खत्म, काम हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर टाइम लिमिट है तो मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट कर दो, उसी साल ले लो, चाहे 45 डे अगले साल भी आए। जैसे मान लो ये लो, 15 मार्च को आपने सामान खरीदा, क्रेडिट आपका 30 डेज का, 30 डेज का, आपने पेमेंट कर दी 10 अप्रैल 2024, बेटा 23-24 ही मिल जाएगा, क्योंकि आपने टाइम लिमिट फॉलो किया है ना। अच्छा, तो इफ यू फॉलो द टाइम लिमिट ऑफ 15 and 45 days, then the deduction in 23-24. If you don't follow the time limit but still make the payment in 23-24, तो 23-24। लेकिन अगर वो 23-24 में पेमेंट नहीं और टाइम लिमिट फॉलो नहीं करी, तो फिर बेटा अगले साल लेना जब पेमेंट करी। डीडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो अब जरा रिपीट कर दो जी। अच्छा, अभी पीजीबी की सारी कर लें भाई, जल्दी क्यों रहे सचिन सर। अरे बेटा 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो हम अलाउ कर देते थे आपको आना। अब कह रहे हैं अगर आपकी जो सेल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, वो 5% ऑफ टोटल सेल्स या रिसिप्ट्स हैं, टर्नओवर का 5%। अच्छा, ये 5% बाय कैश है खाली, तो हम आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक को भी हम आपको अलाउ करेंगे। क्या मतलब, हम ये कहते थे 44 एडी में मैक्सिमम सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ तक की होगी, हम आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्स पूरे साल की 23-24 की बाय कैश 5% तक है, यानी कि 95% सेल्स आपकी नॉन कैश है, हाँ कुछ भी हो नॉन कैश, हाँ नॉन कैश में याद रखना बियरर चेक, क्रॉस चेक कैश माना जाएगा, बियरर चेक, क्रॉस चेक कैश माना जाएगा। तो 5% तक कैश होना चाहिए, या 5% में ही बियरर चेक भी है, 5% क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक कोई दिक्कत नहीं। तो 5% आपकी सेल्स मैक्सिमम कैश से है, या कैश प्लस बियरर चेक प्लस क्रॉस चेक, तो हम आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक होगी, आपको इस सेक्शन में रखेंगे। तो गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक कदम ले रही है कि अगर आप सेल्स करते हो 5% तक कैश में, कैश हैंडलिंग खाली 5 है, तो आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक हो। उसके बाद देखेंगे 6 और 8, हाँ वैसे तो 8% होता है टर्नओवर का, लेकिन वो 6% 13 मेथड से हो, वो सेम टू सेम। तो खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया है कि अगर आपकी 2 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आप इस सेक्शन में आ सकते हो, किसी भी तरीके से हो। मैं तो कहता हूँ 100% कैश हो, आ जाओ 2 करोड़ तक। लेकिन अगर 3 करोड़ की हाइयर एलिजिबिलिटी लेना है, कैश आपका 5% तक होना चाहिए, जिसमें बियरर चेक और क्रॉस चेक भी आएगा। और इसी तरीके से 44 एडीए में भी बदलाव आया है। 44 एडीए में प्रोफेशनल से स्पेसिफाइड, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर्स 50 लाख तक थी, उनको भी कह रहे हैं अगर आप अपनी फीस रिसिप्ट 5% टोटल रिसिप्ट की रखें, कैश, बियरर चेक, क्रॉस चेक, तो आपकी एलिजिबिलिटी कर देंगे 75 लाख की टर्नओवर। उसके बाद 50% किया जाएगा टर्नओवर का इनकम निकालने के लिए। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 50 लाख का, वो 75 लाख कर दिया गया है अगर आप उसको 5% आपकी से, जैसे अगर मान लीजिए, छोटे एग्जांपल दिखा दूं, जैसे सचिन सर आओ जी, हम 44 एडी का एग्जांपल लेते हैं।
आपकी सेल्स हैं 2.5 करोड़, इसका 5%, 2.5 करोड़ का 5%, 25 लाख ही हो गया ना? नहीं नहीं, 12.5 लाख हुआ ना बेटा, जीरो भी इतने सारे हैं ना, इंटू 5 डिवाइडेड, अरे भाई 2.5 करोड़ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 12.5 लाख, 12.5 लाख तक कैश है। बाकी बेटा 2,37,000, 50,000 नॉन कैश। कैश में बियरर चेक भी आएगा और क्रॉस चेक भी आएगा, एग्जैक्ट यही है। तो बेटा आप अलाउड हो, इसका आपको करना पड़े, नॉन कैश है ना, इसमें देख लेना 11 मेथड्स से पेमेंट। ये कैश वाला तो बेटा आपका 8% पे जाएगा जाएगा, ये वाला नॉन कैश है, मान लीजिए अकाउंट पे ही चेक से है, अकाउंट पे ही चेक है, जिसकी पेमेंट आ जानी चाहिए DDR तक, तो 6% हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई? वो अच्छा यहाँ पर वो 13 मेथड्स थे, फिर इस नॉन कैश में भी देखना 13 मेथड्स कौन से वाले हैं। अगर वो 13 मेथड्स नहीं है फिर 8 हो जाएगा इसका भी, क्योंकि नॉन कैश में 13 मेथड्स, 13 मेथड्स वो रूल 6 अब्बा वाले 8, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ECS थ्रू बैंक अकाउंट। तो मोटा मोटा ये नॉन कैश मेथड्स पे जनरली मैं कहूँ 6% ही लगेगा, लेकिन वो 13 मेथड से बाद पेमेंट DDR तक रिलाइज भी हो जानी चाहिए, पेमेंट DDR तक रिलाइज भी हो जानी चाहिए। क्लियर बात? चलिए हो गया जी। तो PGBP को एक बार रिकैप कर दो जी गाइस। एक तो पहले क्लैरिटी दे दी, परकेजेट्स मनी के हों, फुल्ली पार्टली, कोई दिक्कत। डी के लिए 4 खर्चों की लिमिट 1 महीने तक पहले बताओ DDR से पहले, जनरली वो 31 अक्टूबर होगी, ऑडिट करवाना पड़ता है ये सेक्शन। 43B एक्चुअल पेमेंट बेसिस है, NBFC से लोन लिया है, अपर लेयर, अपर लोअर, अपर लोअर, लोअर लोअर, अरे भाई अपर लेयर, टॉप लेयर, मिडल लेयर, बेस लेयर से लिया है, ड्यू पे रहेगा। माइक्रो और स्मॉल से गुड्स खरीदे हैं 15-45 या साल की मर्यादा रखो, 23-24 की उसी साल, नहीं तो अगले साल, DDR का कॉन्सेप्ट नहीं है। मीडियम से लिया है तो ड्यू बेसिस चलेगा। उसके बाद बेटा AD के अंदर हायर एलिजिबिलिटी 3 करोड़ की और ADA में हायर एलिजिबिलिटी 75। कैपिटल गेन का मेरे प्यारे बच्चे 23-24 का CI 348 है, वो दिया ही होगा, याद रख लीजिएगा बेटा। यहाँ पर कुछ क्लैरिटी है कि ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, बिजनेस प्रोफेशन क्यों या कोई और इंटेंजिबल एसेट्स। हम तो पहले ही पढ़ लेते थे इंटेंजिबल एसेट्स, अगर वो लिमिटेड वाली इंटेंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल ऑफ अ बिजनेस हो, पेट या वो लूम आवर्स हो या स्टेज कैरेट हो, उनकी सेल्फ जनरेटेड है तो निल, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ। तो वो क्लैरिटी के लिए डाल दिया कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन हो, ट्रेडमार्क्स हो, ब्रांड नेम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हो या और कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो, और कोई भी जो सेल्फ जनरेटेड है उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, निल। तो हम तो वैसे इंटेंजिबल एसेट लिखते थे, ये खाली क्लैरिटी के लिए दिया। टेनेंसी राइट्स, स्टेज कैरी परमिट, लूम आवर्स या राइट टू मैन्युफैक्चर एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और एनी कैरी एंड बिजनेस प्रोफेशन और एनी अदर राइट। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो जो सेल्फ जनरेटेड हो उसकी कॉस्ट निल है, परचेज हो, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड डिडक्शन claimed on account of interest under 24B और अंडर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से। अरे बेटा क्या होता था, कई लोग लोन से अपनी बिल्डिंग खरीदते थे, लोन से अपनी लैंड खरीदते थे, तो लोन पे ब्याज जा रहा था, तो ब्याज को वो कॉस्ट में या इम्प्रूवमेंट में ऐड कर देते थे, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कॉस्ट है खरीदने की। लेकिन बेटा उसी ब्याज की तुम तो डिडक्शन ले चुकी हो इनकम टैक्स के अंदर, किसी भी चैप्टर 6 से 80C to 8, अच्छा 80E सेक्शन भी है, 80EE भी है, याद करो 80EEA भी है, वहाँ पर ब्याज की डिडक्शन मिलती है ना, या 24B में ब्याज की डिडक्शन मिलती है। तो जब ब्याज की डिडक्शन वहाँ ले गए हो तो फिर COA और COI में मत ऐड करना। तो मकान खरीदते वक्त अगर, या दुकान खरीदते वक्त, या कोई भी आपने लैंड खरीदते वक्त लोन लिया था, तो वो इनडायरेक्टली उस लोन का ब्याज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दिया जाता था, कैपिटलाइज कर दिया जाता था। लेकिन अगर उस ब्याज की डिडक्शन आप इन चैप्टर 6A में 80C to 80U में या 24B में ले चुके हो, तो बेटा डबल डबल फायदे, उंगली कढ़ाई में मुंडी घी में, ये क्या मतलब है। तो अगर आपने उस ब्याज की डिडक्शन ऑलरेडी ले ली है
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड मत, इसको मतलब उल्टा भी हो गया, नहीं ली है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड कर सकते। बेटा ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स है, ये अपने सीए इंटर के बच्चों के लिए डिलीटेड है, तो याद रखिएगा 45(5)(a) सेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो था कि अपनी प्रॉपर्टी आप बिल्डर को दे देते हो, वो तोड़ के नए फ्लोर बनाता है, आपको वो 1 या 2 मंजिल रख दे देता है, बाकी वो अपने पास रख लेता है। आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि नई कंस्ट्रक्शन मिल जाती है। इसमें भी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, बस कैश में मिले या कुछ आपको चेक से मिले या कोई और मोड से मिले तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है। ऐसा होता है ना, इसकी आपकी सेलिंग प्राइस क्या मानी जाएगी, तो जो बिल्डिंग्स आपको मिली 2 फ्लोर उसकी एसडीवी, साथ में जो कंसिडरेशन मिला चाहे कैश से मिले, खाली कैश लिखा था पहले तो चेक से मिल जाता था तो क्या वो कंसिडरेशन नहीं है, तो वो क्लैरिटी थी। लेकिन लोग तो कहते हैं ना लिखा तो कैश ही है, हमें तो बिल्डर ने कैश दिया नहीं, चेक दिया हम तो लेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कैश मिले, चेक मिले, ड्राफ्ट मिले, किसी भी पेमेंट से मिले, मॉनेटरी अमाउंट मिले, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट। अच्छा 54 और 54F की एग्जेम्पशन में एक बदलाव है। 54 में एक रेजिडेंशियल हाउस लेना है इंडिया में, लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट 10 करोड़ की लेनी है, उससे ऊपर की कॉस्ट है वो एलिजिबल नहीं होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट 54 का 10 करोड़ के कैपिटल गेन का रह गया, है ना। हाँ 2 मकान भी ले सकते थे। देखो पहले तो क्या था, आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो आप 2 मकान ले सकते हो, लेकिन अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर है मैक्सिमम 10 करोड़ तक ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसे समझ लो। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, 2 मकान ले लो जी इंडिया में, 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, क्योंकि उससे ऊपर तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, अब एक ही मकान लेना है इंडिया में। तो ये ऐसे याद कर लो या ऐसे याद रखो कि भाई 10 करोड़ से ऊपर का अगर नया मकान लेते हो हम उसकी एग्जेम्पशन आपको नहीं देंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और 54F में भी ये 10 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया, तो यानी कि मैक्सिमम लिमिट फॉर 54 एंड 54 एग्जेम्पशन इज 10 करोड़, ठीक है। चलिए ये भी खत्म हो गया जी। अब आ जाइए अदर सोर्सेज में, अब हम एंड की तरफ जा रहे वाले हैं जी। अदर सोर्सेज में 115BB जो आपका लॉटरी की विनिंग्स के बारे में है, और मैं बोलूँगा 115BB लॉटरी और कैजुअल इनकम्स के विनिंग्स के बारे में है, जहाँ पर 30% टैक्स रेट लगता है। 194B TDS ऑन लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, है ना। और 194BB हॉर्स रेसेस। सर इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक फर्क ये देखो, अदर देन विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स को कैजुअल इनकम की डेफिनेशन से हटा दिया गया है, ऑनलाइन गेम्स को कैजुअल इनकम की डेफिनेशन से हटा दिया गया। यस, तो अब कैजुअल इनकम में क्या है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, असेसमेंट, ये 24-25 की बात करो, रेसेस, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स। पहले वो आपका पोकरबाजी और ड्रीम 11 इस टाइप के जो ये बंजो शिंजो ऑनलाइन गेमिंग्स होते हैं जहाँ पर पैसा लगाया जाता है, ये पहले कैजुअल इनकम में ही आते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इनकी इनकम का अलग सेक्शन बना दिया 115BBJ, और इनका TDS का भी अलग सेक्शन बना दिया 194BA। तो ऑनलाइन गेमिंग इनकम्स आर नाउ कवर्ड इन नॉट 115BB बट दे आर कवर्ड इन BBJ, और उनका TDS नॉट अंडर B एंड BB बट अंडर BA। तो पहले तो ऑनलाइन गेमिंग्स की बाद में बात करेंगे। तो पहला बदलाव, casual incomes will not include online gaming incomes. TDS under 194 will not include TDS on online games, and 115BB is TDS on horse races। एक बात। दूसरी मेजर अमेंडमेंट, अब आपकी गैम्बलिंग और बेटिंग पर भी TDS कटेगा अंडर 194B। पहले क्या था? TDS 194B का मेरे प्यारे बच्चों खाली लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम पे था। अब गैम्बलिंग और बेटिंग पर भी TDS डाल दिया गया है। एक बदलाव ये, ऑनलाइन गेमिंग हटा दिए गए हैं इनके डेफिनेशन से, दूसरा गैम्बलिंग बेटिंग पे भी TDS आ गया, तीसरा एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट, ये वर्ड डाला गया है। क्यों कंफ्यूजन ये हो रही थी, आप एक बार KBC में गए 10,000 जीत गए, TDS नहीं कटा, दूसरी बार फिर गए, पहले एग्रीगेट अमाउंट नहीं था, तो ये व्यू निकल रहा था कि पर पेमेंट बेसिस है 10,000, तो एक ऑर्गेनाइजर लॉटरी का या मान लीजिए क्रॉसवर्ड पजल का या कार्ड गेम्स का या गेम शो का 10,000 बार बार दे सकता है। देखो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी इंटेंशन ही थी नहीं,
तो एक साल, मैं तो पहले ही बताता था आपको ये बात, 1 पेयर 1 पे 1 प्रीवियस ईयर। तो एक साल में एक पेयर एक पे को एक साल में 10,000 की विनिंग दे सकता है। 10 से ऊपर हो जाएगा तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। तो 3 मेजर अमेंडमेंट्स आईयूएस में याद रखिए। पहली, अगर ऑनलाइन गेमिंग इनकम्स को 115 बीबीजे में डाल दिया गया है निकाल के 115 बीबी से, टीडीएस उनका 194 बीए में किया गया है तो बी से हटा दिया गया है। दूसरी बात, गैम्बलिंग बेटिंग पर भी टीडीएस आ गया 194 बी का। तीसरी बात, एग्रीगेट वर्ड डाल दिया जो पहली इंटरप्रिटेशन क्लियर थी बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब ये ऑनलाइन गेमिंग इनकम्स पे भी 30% टैक्स है। अरे सर 30% टैक्स है तो फिर क्यों यहाँ पर डाला? अरे बेटा इनका रीजन अलग है। अच्छा, ऑनलाइन गेम्स मीन्स अ गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन इंटरनेट एंड एक्सेसिबल बाय यूजर थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। और नेट विनिंग, यहाँ पर कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है सचिन सर? नेट विनिंग पर टीडीएस है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेट विनिंग पे टैक्सेबल है। सर ये नेट विनिंग निकालना ये टेढ़ी की है बस। और टीडीएस कितना है गाइस? 30% का टीडीएस है, नेट विनिंग पर ही है और कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है टीडीएस की, कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है टीडीएस की। यानी कि 10,000 हो, 5,000 हो, 1,000 हो, टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पर और पुराने में वहां तक ग्रॉस विनिंग, यहाँ ग्रॉस पे कटता है 30% और 10,000 से ऊपर पे कटता है, चाहे वो हॉर्स रेस का हो लॉटरी का हो। यहाँ पर नेट पे कटेगा और कोई 1,000 रुपये भी हो, 500 रुपये भी हो, टीडीएस कटेगा। 5 बीबीजे अलग सेक्शन बनाया है। एग्जाम्पल देखिए, जो इसका नेट विनिंग है या टैक्सेबल विनिंग है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट विनिंग या टैक्सेबल, टोटल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टोटल डिपॉजिट इन यूजर वॉलेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट। ये फॉर्मूला याद रखिए नेट विनिंग का। सचिन सर दोबारा बोलो, टोटल विड्रॉल्स माइनस टोटल डिपॉजिट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट। लेट अस टेक एग्जांपल, रामलाल ने किसी भी ऑनलाइन गेमिंग में अपना 500 रुपये उसके वॉलेट में है, ठीक है, उसने 400 रुपये और जमा करवाए तो उसके वॉलेट में 900 रुपये हो गए और प्लेस गेम्स एंड विंस 1500 रुपये। 500 रुपये उसके वॉलेट में थे, 400 रुपये और जमा करवाए, 900 रुपये और 1500 रुपये उसके विनिंग, तो उसका एक तरीके से बैलेंस हो गया 2400 रुपये, ठीक है ना, मोटा मोटा। अब इस पे टीडीएस कब कटेगा? अगर आप टीडीएस की डेफिनेशन पढ़ेंगे 194 बीए में, वो नेट विनिंग पे लगेगा, नेट विनिंग पे लगेगा और वो लगेगा विड्रॉल पे, विड्रॉल पर, और जहां विड्रॉल नहीं है एंड पे भी लगेगा। तो वो विड्रॉल पे लगेगा, विनिंग पे नहीं लगेगा। जब वो अपना विनिंग अमाउंट निकालेगा और निकालने पे नेट विनिंग पे लगेगा। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, नेट विनिंग पे लगेगा, विड्रॉल पे लगेगा और साल के एंड पे लगेगा, ठीक है। इसी एग्जांपल में उसने 800 रुपए विड्रॉ किए, अब विड्रॉल पे टीडीएस है लेकिन नेट विनिंग पर है। नेट विनिंग का मतलब टोटल विड्रॉल, टोटल विड्रॉल कितने? 800 रुपए माइनस टोटल डिपॉजिट्स इन द यूजर वॉलेट। टोटल डिपॉजिट्स विनिंग वाले नहीं, ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स, यानी कि जो विनिंग अमाउंट नहीं है, जो आपने अपना पैसा जमा करवाया, विनिंग अमाउंट वाला नहीं। तो आपने पैसे तो 900 रुपए जमा करवाए हैं बेटा, टोटल। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस को अलग कर दे तो ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा 500 रुपए, हमने माइनस किए और ये हमने 400 रुपए माइनस किए। तो विड्रॉल हाँ माइनस डिपॉजिट नॉन टैक्सेबल वाले माइनस ओपनिंग बैलेंस जो उसका 500 रुपए था। तो बेटा 800 माइनस 900 तो नेगेटिव आ रहा है ये बैलेंस, तो नेट विनिंग पॉजिटिव आनी चाहिए, नेट विनिंग पॉजिटिव आनी चाहिए। तो नेट विनिंग पॉजिटिव नहीं है तो टीडीएस लागू नहीं हुआ। तो इस टैक्सेबल विनिंग्स आर जीरो, देयरफॉर नो टीडीएस डिडक्शन, क्योंकि जमा ही तो 900 करवा रखे हैं, 800 निकाला, 900 तो जमा करवाए हैं ज्यादा निकालेगा तो फंसेगा ना। अभी तो उसने अपना जमा करा वही मान लो वो निकाला है। दूसरी बात, रामलाल 700 रुपए निकालता है, अब दोबारा से टोटल विड्रॉल 700 पहले के, 800 पहले के, 700 ये 1500 रुपए टोटल करते चले जाना। अच्छा, टोटल ओपनिंग डिपॉजिट 400, तो 1500 माइनस 400 माइनस ओपनिंग बैलेंस 400, टैक्सेबल विनिंग आ गई 600।
अच्छा, इस पे 30% 180 का टीडीएस। अब टैक्सेबल अर्निंग पॉजिटिव है, 30% टीडीएस। तो इस 600 में से काट के 180, उसको 420 हाथ में थमा देंगे। 600 में से 180। एक सेकेंड बेटा, मेरे मेरे बच्चे, इसने विड्रॉल कितना लिया है? अच्छा, विड्रॉल तो 700 लिया है ना इसने। विड्रॉल तो मेरे बच्चे 700 लिया है ना, 700 में से 180 चलेगा है ना। विनिंग अमाउंट 600 है, विड्रॉल तो 700 है। अच्छा बात, क्योंकि आप ये मानो ना, पहले 900 थे, 800 निकाले तो 100 रुपए तो आपका कैपिटल का ही अमाउंट है ना उसमें। ऐसे याद रखो, 900 जमा कर रखे, पहले 800 निकाले, अब और निकाले तो पहले वो आपका कैपिटल पूरा कर दिया हमने। अच्छा, अब बात समझ आ गई सर। तो उसमें 180 माइनस कर दिया हमने, आपकी किस में से बेटा? 700 में से 520 दे दिए। अब और कोई विड्रॉल नहीं करी, एंड ऑफ द ईयर पे भी टीडीएस कटेगा। अगेन वही वाली बात, at the end of the financial year 30% TDS will be deducted from the wallet account on the taxable as per the government policy. year end wallet balance 300 रुपए, year end wallet balance 300 रुपए। चलो जी, अभी क्या करना है देखो, वही end of the year balance प्लस टोटल विड्रॉल्स माइनस टोटल डिपॉजिट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट। एंड ऑफ द ईयर बैलेंस बेटा 300 प्लस टोटल विड्रॉल्स 1500 माइनस डिपॉजिट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट। ये आ गया बेटा 300 प्लस 1500 1800, 1800 माइनस एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट ये आएगा 600 रुपए, 600 रुपए। तो 300 प्लस 1500 1800, 1800 माइनस 900 900, 900 माइनस 600 300 रुपए, 300 का 30% 90 रुपए, और 90 रुपए जो ईयर एंड बैलेंस है इसका 300, 300 माइनस 90 210 बैलेंस। ऐसे 30% टीडीएस कट गया। तो आपके जो नेट विनिंग अमाउंट है ना, उस पे टीडीएस कट रहा है। समझ गए मेरी बात? 90 रुपए यहां पर टीडीएस कट गया। 90 विल बी डिडक्टेड फॉर द राहुल्स वॉलेट अकाउंट ऑन 31st मार्च एंड नेट वॉलेट बैलेंस 210। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए। सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अब समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ना सीबीडीटी ने गाइडलाइंस इशू करी हैं। डिफिकल्टी आती है जब कोई नया प्रोविजन आए, आप इसको सेल्फ रीडिंग लगा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस दे देता हूं, थोड़ा सा इजी करके करवा देता हूं। बेटा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होता है। सुनिए मेरी बात, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ये एग्जेम्पशन कहां नहीं मिलती? कीमैन को नहीं मिलती, ये आपकी यूलिप पॉलिसी जो स्पेसिफाइड वाली होती हैं वहां पर नहीं मिलती, वहां एग्जेम्पशंस नहीं है, वो टैक्सेबल होता है। और बेटा जहां पर पॉलिसी अगर आपने 80DD के अंदर ले रखी है, वो जो 80DD में हैंडीकैप पर्सन होता है ना, वो प्री डिसीजेस द इंडिविजुअल जिसके लिए पॉलिसी ली है वही, उसकी डेथ हो गई, अगेन ये पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो ये भी टैक्सेबल होता है मुन्ना, ये पैसा भी टैक्सेबल होता है। और बेटा मेरे, ऐसी पॉलिसीज जो एनुअल प्रीमियम ग्रेटर देन स्पेसिफाइड लिमिट्स, एनुअल प्रीमियम ग्रेटर देन स्पेसिफाइड लिमिट्स, लिमिट्स क्या मतलब? याद करो, 10% से ऊपर जो उनका एनुअल प्रीमियम जा रहा है, या वो हैंडीकैप के लिए है, या वो पॉलिसी आपकी डिसीज्ड पर्सन के लिए है, वहां पर 15% से एनुअल प्रीमियम जा रहा है, ये वाला जो अमाउंट होते हैं इन पॉलिसीज का, या ऐसी पॉलिसी जिसका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, इन पॉलिसीज का पैसा टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट ऑन डेथ, एक्सेप्ट ऑन डेथ। थोड़ा सा ये याद रखना, 1010D में लाइफ इंश्योरेंस का पैसा एग्जेम्प्ट होता है,
लेकिन कीमेंस का टैक्सेबल होता है, स्पेसिफाइड यूलिप का टैक्सेबल होता है। 80 DD के अंदर पॉलिसी ली गई है हैंडीकैप के लिए, और हैंडीकैप पर्सन प्री डिसीजेस, तो जो पैसा उसके गार्डियन को मिला वो टैक्सेबल होता है। और अगर एनुअल प्रीमियम 10-15% से ऊपर जाता है या 5 लाख से ऊपर प्रीमियम जाता है उस पॉलिसी का, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑन डेथ। डेथ पे चाहे वो 10% से ऊपर था एनुअल प्रीमियम, 15% से ऊपर था एनुअल प्रीमियम, वो पैसा क्या होता है, एक्सेप्ट। अब ये चार्ट याद कर लीजिएगा आप बस। ये चार्ट क्या है ये देखिए। कोई भी पॉलिसी अगर 1/4/2023 से पहले की है, ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं ये इन पॉलिसीज की बात कर रहा हूं जो मुन्ना ये वाली है, ये वाली पॉलिसीज की बात कर रहा हूं। यस, इनके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो है ये। तो दोबारा रिपीट करूंगा। 1010D में, अच्छा कीमन का पैसा कहां टैक्सेबल होता है, पढ़ा है? कीमन का पैसा बेटा हमारा टैक्सेबल होता है आपका सैलरी में, बिजनेस प्रोफेशन में, IUS में। यूलिप का पैसा मोटा मोटा आपका टैक्सेबल होता है, इज लाइक अ कैपिटल गेन्स। अगेन यूलिप के कॉन्सेप्ट को हमें नहीं पढ़ना, तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 80 DD का पैसा हैंडीकैप के लिए लिया होता है, उसकी डेथ हो गई तो वो टैक्सेबल होता है। और जो स्पेसिफाइड लिमिट्स क्रॉस कर जाएं वहां पर वो पैसा टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर यही वाली पॉलिसीज, यस यही वाली पॉलिसीज बेटा 1/4/23 से पहले की थी तो कोई कंडीशन नहीं होती थी, पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। यही पॉलिसी अगर 1/4/3 से 31 मार्च 12 तक की थी तो पैसा एग्जेम्प्ट है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोवाइडेड प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 20%। तो 1/4/3 से 31 मार्च 12 तक की पॉलिसी है, एनुअल प्रीमियम 20% तक का है तो पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। 20% से ऊपर है तो डेथ के अलावा टैक्सेबल है ना। अच्छा, अगर पॉलिसी 1/4/12 से 31/23 के बीच में इश्यू हुई है तो उसका पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। शर्त यह है कि लिमिट 10% से ज्यादा की ना हो। मेरे हिसाब से ये एंड 31 मार्च 2013 करनी चाहिए, यहां पर 13 होना चाहिए। तो इशूड बिटवीन 1/4/12 31 मार्च 13, तो बेटा ये एग्जेम्प्ट रहेगा 10% तक अगर एनुअल प्रीमियम है सम एश्योर्ड का, नहीं तो इस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा एक्सेप्ट ऑन डेथ। अगर पॉलिसी 1/4/13 के बाद ली है, अगर वो लिया आपने 80U के हैंडी डिसेबल्ड पर्सन के लिए या वो सफरिंग और डिसेबिलिटी, वो एग्जेम्प्ट रहेगा अगर 15% तक एनुअल प्रीमियम है। अगर कोई और पर्सन के लिए है तो जब भी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर 10% का सम एश्योर्ड और एनुअल प्रीमियम का रिलेशन है। लेकिन अगर वो 1/4/23 ऑनवर्ड्स पॉलिसी है जो इशू हुई है तो बेटा दोनों कंडीशन याद रखनी है। जब भी एग्जेम्प्ट रहेगा कि वो 10-15% की मर्यादा रखे और 5 लाख से एक्सीड ज्यादा ना हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर उसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है या 10 या 15% से लिमिट से ऊपर है तो उसकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट ऑन डेथ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। असेसी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, वन एलिजिबल LIP। और देखिए बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, या ऐसा करें एग्जांपल से देख लेते सीधा। डेट ऑफ इशू है 1/4/13, ठीक है, एनुअल प्रीमियम है 6 लाख रुपए, सम एश्योर्ड है 60 लाख। तो बेटा 10% की मर्यादा है, बिल्कुल। कंसिडरेशन मिला है 1/11/23 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। मेरे बेटे मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्योंकि पढ़ लीजिए एनुअल प्रीमियम, हाँ लेकिन एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/4/23 के बाद, ये तो पहले की है। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर LIPA वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010D 24-25। एनुअल प्रीमियम ना 10% की मर्यादा तोड़ता है और ना पॉलिसी 1/4/23 के बाद 5 लाख की लिमिट वाली। तो सचिन सर दोबारा से रिपीट कर दो एक बार कॉन्सेप्ट को। आइए, 1010D के अंदर कीमैन का पैसा टैक्सेबल, स्पेसिफाइड यूलिप का पैसा टैक्सेबल, 1010D में वो एग्जाम नहीं होता। 80DD की पॉलिसी का पैसा हैंडीकैप के लिए होता है, क्योंकि अगर आप चल बसे तो उसका क्या होगा, लेकिन वही चल बसा तो वो पैसा टैक्सेबल होता है। लेकिन उसके अलावा बाकी आप और हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं
अगर वो 10% से ऊपर जाए उनका एनुअल प्रीमियम, वो डेट्स बताई मैंने, कहाँ 10 देखना है, कहाँ 15 देखना है, या फिर वो 5 लाख से ऊपर प्रीमियम जा रहा है, तो वो पैसा टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट ऑन डेथ। अच्छा, यहाँ तक तो सचिन सर क्लियर है। उसके बाद बेटा ये टेबल याद रखना है आपको कि अगर पॉलिसी 1/4/13 से पहले की, 1/4/3 से पहले की है, पैसा एग्जाम्प्ट है, कि वो 10-15% 5 लाख का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए 2002 की पॉलिसी अब मिली है, बेटा वहां पर 10-20 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये 10-20 का कॉन्सेप्ट 2003 के बाद से आया है। 2003 से 12 तक 20% की लिमिट थी, 20% तक सम एश्योर्ड था, तो कोई दिक्कत से ऊपर था तो आपका उसका प्रीमियम तो उसका मेजोरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा एक्सेप्ट ऑन डेथ। ये ऐसे करना है आपको टेबल। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आप इसमें ना शुरू के 5 या 6 केसेस ही याद कर लीजिए। दूसरा केस देखो, एग्जाम्पल इशू 1/4/23 को इशू हुई है, एनुअल प्रीमियम 5 लाख है, 5 लाख से एक्सीड तो नहीं कर, सम एश्योर्ड है 50 लाख, 10% भी सही है, आपको कंसिडरेशन 33 में मिला, मान लीजिए मेरे बच्चे ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि ना ये 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है ना 10% है, तो दोनों की मर्यादा रख रहा है। एक और करवा दूं, चलो एक और पढ़ना, एग्जाम्पल 3, 5-6 एग्जाम्पल्स मैं इसके एग्जाम्पल बोलूंगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत तो नहीं है। आप इसको ना 4, 5, 5, 4, 6, 7 तक कर लीजिएगा, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो जो पड़ा हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा। आइए जरा उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 3, डेट ऑफ इशू क्या है 1/4/23, एनुअल प्रीमियम बेटा 5 लाख से ऊपर हो गया ना, चाहे 10% की मर्यादा तो है लेकिन 5 लाख से ऊपर हो गया ना, तो बेटा ये मेच्योरिटी अमाउंट पे दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। देखो जी, उसके बाद आइए, द कंसिडरेशन वुड नॉट बी एग्जेम्प्ट सिंस द एनुअल प्रीमियम इज एक्सीड 5 lakhs। ठीक है, हाँ, और टैक्सेबल कितना होगा, हाँ टैक्सेबल होगा बेटा मेरे ये 33-34 में। उसकी कैलकुलेशन में याद रखना कि जो आपको डिडक्शंस नहीं मिली थी वो माइनस हो जाएंगी इसमें से। जैसे हर साल आप प्रीमियम दे रहे हो 6 लाख रुपए, लेकिन बेटा 6 लाख की आपको डिडक्शन तो 1.5 लाख ही मिलती है ना हर साल 80C के अंतर्गत, तो 4.5 लाख रुपए तो आपके टैक्सेबल हो रहे हैं ना। तो जो अमाउंट आपका इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो रहा है वो 70 लाख में से माइनस होकर आपको टैक्स करना है आईयूएस में। हो गया जी कॉन्सेप्ट, ये ऐसे ही करना है। तो जो अमाउंट मेच्योरिटी का टैक्सेबल है इन पॉलिसीज का, और जितनी डिडक्शन आपको नहीं मिली, क्योंकि एटीसी में तो आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है और एनुअली प्रीमियम दे रहे हो 6 लाख रुपए की, है ना, समझे मेरी बात। तो जो 4.5 लाख रुपए इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो रहा है और 10 साल में हमने 45 लाख रुपए दिए, तो 45 लाख 70 लाख में से माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट सीखना। तो पहले ये पॉलिसीज टैक्सेबल कब होंगी और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा मेच्योरिटी अमाउंट में से जितने डिडक्शन आपको नहीं मिली। ठीक है ना, चलो आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट आता है शेयर प्रीमियम का। आईयूएस में आपको याद हो गिफ्ट का ट्रीटमेंट था, बिल्कुल सचिन सर। उसमें एक कॉन्सेप्ट और था, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करे किसी रेजिडेंट को और इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है, इसका एग्जांपल क्या हुआ सचिन सर, दोबारा रिपीट करता हूं। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर इशू करे प्रीमियम पे, शेयर इशू करे प्रीमियम पे, यस माय डियर फ्रेंड्स, इशू करे शेयर्स प्रीमियम पे और इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर। एग्जांपल बना दो ना सचिन सर, अरे बेटा 10 का शेयर है, 15 में इशू कर रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू 13 रुपए है, तो ये जो एक्सेस ये इशू प्राइस है, ये पार वैल्यू है, तो प्रीमियम पे है, बिल्कुल है, इशू प्राइस पार से ज्यादा है, तो बेटा आपका तो ये हो गया क्या प्रीमियम। 2 रुपए पर शेयर डीम्ड एज इनकम ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी। कितने शेयर इशू किए, 10,000। किसको किए, सचिन तेंदुलकर जो रेजिडेंट है, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए इनकम ऑफ द XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी, प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब इसमें क्या है, रेजिडेंट वर्ड डिलीट कर दिया, तो लारा को भी शेयर इशू किए तेंदुलकर की जगह, ये वाले सेम, तो वो 2 रुपए पर शेयर जितना आपका फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है इशू प्राइस, वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा।
ला 57(2)A मैंने आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन से मिल जाएगी अगर आप न्यू सिस्टम में हैं। डिडक्शंस 80G में गांधी परिवार को हटा दिया गया है 50% डिडक्शन से। याद करो 100% डिडक्शन थी वो आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड, 100% डिडक्शन नेशनल टेक्नोलॉजी फंड, प्राइम मिनिस्टर वो क्या कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे नेशनल फंड्स है ना, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमन हार्मनी, नेशनल चिल्ड्रन फंड, उसमें कोई चेंज नहीं। फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में था 50% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, उसमें मोटा मोटा 4 बातें थी। ड्रॉट रिलीफ रह गया खाली अब। तो राजीव गांधी फाउंडेशन हटा दी गई है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू ये हटा दी गई है। गांधी परिवार के जो ट्रस्ट बने हुए हैं ये उनके बेनिफिट के लिए, गांधी परिवार के बेनिफिट के लिए नहीं, उनकी याद के लिए जो बने फंड्स बेहतरी के लिए, उन फंड्स में अब आप पैसा दोगे 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रखना। तो यानी कि 80G में सेकंड कैटेगरी में 1 रह गया खाली, पहले 4 थे अब 1 रह गया, बस ये याद रख लो। और 10AA में यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, यूनिट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिडक्शन लेने के लिए जिस साल डिडक्शन ले रहे हो टाइम से रिटर्न फाइल कर देना। अगर टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो उस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। अच्छा जी, आ जाओ जी, बस अब 15 मिनट का काम रह गया, हो गए डिडक्शन। छोटी डिडक्शन है टीडीएस। टीडीएस के अंदर 194N लगता है कैश विड्रॉल्स पे। लिमिट क्या है, 1 करोड़ से ऊपर अगर निकालते हो तो एक्सेस का लगेगा 2%, ठीक है ना। और अगर आप रिटर्न डिफॉल्टर्स हो, लास्ट के तीनों सालों की, लास्ट नहीं होता वो, लास्ट टू लास्ट के 3 साल होते हैं ना, अगर प्रीवियस है 23-24 है तो हम लास्ट के 3 हो गए, 22-23 को तो नहीं देखेंगे, इससे पहले के 21-22, 20-21 और 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, इन तीनों साल की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है ना। 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है ना मुन्ना। और 22-23 की बात हम नहीं करते, उससे 3 साल की, तीनों साल की रिटर्न नहीं फाइल करी तो 20 लाख की 1 करोड़ से लिमिट आ जाएगी 20 लाख की, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। तो इसमें क्या बदलाव है, इसमें तो कोई अरे बदलाव ये है बेटा, अगर रेसिपिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा निकाल रही है तो लिमिट 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाएगी बस। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पर 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो अपना अकाउंट से पैसा निकाल रही है, और 3 करोड़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और रिटर्न डिफॉल्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 2% 20 लाख से 3 करोड़ तक, और 5% 3 करोड़ से ऊपर। तो वो 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा अगर रेसिपिएंट जो विड्रॉल कर रही है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में जो होती हैं उन पे टीडीएस नहीं कटा करता था, अब 193 में उस पे भी टीडीएस आ गया है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में उन पे टीडीएस नहीं था, अब आ गया है। 194A में अदर इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं होता अगर 40,000 तक का ब्याज हो या 50,000 तक का हो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, अदरवाइज 10%। इसमें एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स 2023 इज अ वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years फ्रॉम 1 अप्रैल 23 31 March 25। इट ऑफर्स मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपए का इन द नेम ऑफ वुमेन और द गर्ल फॉर 2 years एट अ फिक्स इंटरेस्ट 7.5% कंपाउंडेड। तो इसमें आपका ब्याज 40,000 बनेगा ही नहीं, तो इन पे टीडीएस कटेगा नहीं। इस स्कीम के अंदर के ब्याज है ही 2 साल की स्कीम। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट अपनी अमेंडमेंट पर, टीसीएस। टीसीएस क्या होता है बेटा, स्पेसिफाइड केसेस में या स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज में सेलर जब बायर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो बायर से क्या मिलती है मुन्ना, कंसिडरेशन। बायर से क्या मिलती है, कंसिडरेशन। उस कंसिडरेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है और गवर्नमेंट को जमा करवाता है एज टीसीएस। फिर क्या होता है, बायर इसको सेल करेगा, उसकी इनकम आएगी, उस इनकम पे ये टैक्स देगा, माइनस टीसीएस कर लेगा जो उससे ले लिया गया है। तो एक तरीके से ये एडवांस टैक्स ले लिया जाता है बायर से, है तो एडवांस टैक्स नहीं क्योंकि एडवांस तो खुद दिया जाता है, बट ये बायर से एडवांस में टैक्स ले लिया जाता है बाय द सेलर।
स्पेसिफाइड जगहों पे आ गया। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल टू द बायर बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर, या तो आपके ड्यू बेसिस पे आपको कहा जी पेमेंट ड्यू हो गई है आप दो मुझे, या पेमेंट मिल गई है, उस केस में ना ये कुछ लिमिट्स हैं। कैटेगरी ए वाली में ये आइटम्स बेच रहा है सेलर तो इन परसेंटेजेस पे कटेगा, ये आइटम बेच रहा है सेलर इन पे कटेगा, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर इसमें कौन है, ये गवर्नमेंट है जो पार्किंग लॉट की लीज दे रही है, टोल प्लाजा दे रही है प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने के लिए, तो 2%। मोटर व्हीकल बेची जा रही है बेटा रिटेल लेवल पे, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेल लेवल पे, तो वहां पर 10 लाख से ऊपर 1% TCS है। हो गया बात, ये परसेंटेज याद रखना, सेलर लेगा इतना परसेंट। अच्छा, उसके बाद ये वाली बात एक बार मेरे प्यारे बच्चे, कैटेगरी ई में चेंज आया है। मैंने पहले आपको दूसरी कैटेगरीज बता दूं, है ना। तो ये कैटेगरी ई में क्या है बेटा, यहाँ पर 50 लाख से ऊपर के गुड्स बेचे हैं, तो 50 लाख से ऊपर गुड्स बेचे हैं तो सेलर बायर से लेगा कितना परसेंट, 0.1%। ये आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर है बात। तो ये सेलर एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है बायर से और गवर्नमेंट को जमा करवाता है, क्लियर। अब बदलाव क्या आया है कैटेगरी डी के अंदर। कैटेगरी डी क्या था बेटा, अब क्या होता है, लोग ना हिंदुस्तान से बाहर पेमेंट बहुत भेज रहे थे। जब हिंदुस्तान से पेमेंट्स बाहर जा रही थी तो अब ये समझ नहीं आता वो असली की हैं, नकली की हैं, नंबर 2 की है, नंबर 1 की है। तो गवर्नमेंट कह रही है अब जो पेमेंट्स इंडिया से बाहर जाएंगे ना उन पे TCS कलेक्ट होगा। जो भी बाहर रेमिट करेगा, जैसे मुझे पेमेंट भेजनी है, मैं डीलर के पास गया, डीलर मुझसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। अब उसके TCS में ना रेट्स में बहुत ज्यादा चेंज आया है, बस ये याद रख लीजिएगा। तो इसकी समरी क्या है, इसकी ना डी वाले पॉइंट की समरी ये है, ये वाला चार्ट, बस ये आप याद रख लोगे, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर अरे ठन ठन का मतलब भगवान का नाम याद रख लोगे, मैं ये कह रहा हूं। तो आइए जरा सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, बिफोर 1 अक्टूबर 2023, यानी कि बेटा 1/4/2023 से 30/9/2023, और मुन्ना 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 2024 आप बाहर पैसा भेज रहे हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत RBI स्कीम है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। आपने बाहर बच्ची की शिक्षा के लिए पैसा भिजवाया है या दवा दारू के लिए। 7 लाख तक कोई TCS नहीं है, छोटा अमाउंट है। 7 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट है उसका 5% कटेगा, एक्सेस पे 5% कटेगा, मींस आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, आपका आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन अगर आपने ये रेमिटेंस लोन लेके लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, बेटे को बाहर पढ़ा रहे हो, बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हो, बेटी को बाहर पढ़ा रहे हो, तो एजुकेशन लोन के लिए पैसा बाहर लोन लेकर बाहर भेजा, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आप पे बर्डन नहीं डालना चाहते, आपका अपना पैसा तो है नहीं, तो नो TCS अप टू 7 लाख और 5.5% कटेगा 7 लाख से ऊपर। तो अगर लोन अपने पैसे से भेज रहे हो, अपने पैसे को बाहर भेज रहे हो बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो 5%, और लोन लेकर और उस पर TE की डिडक्शन भी लेनी है आपको, तो उस केस के अंदर 0.5%, ठीक है। अगर रेमिटेंसेस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, घूमने जाना है विदेश में, उस केस में बेटा 5% बाय डिफॉल्ट था पहले, तो 5% विदाउट एनी लिमिट, यानी कि 1 लाख के लिए भी बाहर टूर प्रोग्राम बुक करवाया, पैकेज बुक करवाया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो 5% विदाउट एनी लिमिट, यानी कि कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। लेकिन अब क्या कर दिया है, 7 लाख तक कर दिया गया है 5 और 20% 7 लाख से ऊपर। तो 7 लाख से ऊपर अगर आप खर्चा करते हो बाहर टूर प्रोग्राम, ओवरसीज फॉरेन घूमने के लिए कोई टूर प्रोग्राम पैकेज बुक करवाया है, तो 7 लाख से ऊपर 20%। इसके अलावा और कोई रेमिटेंसेज हैं जो बाहर भेज रहे हो किसी को, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर, तो बेटा नो TCS अप टू 7 लाख, 5% एक्सेस अमाउंट पे। लेकिन अब क्या हो गया है, नो TCS अप टू 7 लाख, और अगर 7 लाख से ऊपर हो गया तो 20% रेट हो गया। तो पहले था नो TCS अप टू 7 लैक्स और 5%, अब वो 5% हो गया है 20%, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात सर, बड़ा इजी हो गया। अब इसका कुछ क्या कहेंगे हम, FAQs है, गाइडलाइंस है। क्या ये
क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लागू होगा, अभी गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया। नो TCS shall be applicable on expenditure through international credit card while being overseas will further order। तो अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो पेमेंट्स के लिए बाहर, अभी उस पे ये TCS कौन सा गवर्नमेंट ने होल्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात, whether the threshold of 7 lakhs for TCS to become applicable on LRS applicable separately for various purposes। क्या 7 लाख एजुकेशन का अलग, हेल्थ के अलग, गवर्नमेंट के नो 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 नो, ये कंबाइंड लिमिट है 7 लाख की। It is clarified that threshold of 7 lakhs for liberalized remittance scheme is a combined threshold for applicability of the TCS on LRS irrespective of the purpose of the remittance। Therefore, in the given case, up to 7 lakh remittance under LRS during the financial year shall not be liable for TCS। However, subsequent 14 lakhs, यहाँ आपने 7 लाख अलग भेजे, फिर 7 लाख भेजे, फिर 7 लाख भेजे, ये गवर्नमेंट कह रही है। तो बेटा स्टार्टिंग के 7 लाख पे नहीं लगेगा, 14 पे लगेगा। ठीक है ना, बात समझ लो। और TCS रेट ऐसे लगेंगे, फर्स्ट 7 लाख रेमिटेंस अंडर LRS ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन पर्पस और फॉर दैट एनी पर्पस नो TCS। हाँ, मैं टूर ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा, टूर प्रोग्राम पैकेज टूर की बात नहीं कर रहा, उस पर तो हर जगह लगना है। नॉन पैकेज टूर का LRS है ना, हम ये मान रहे, नो TCS। रेमिटेंस 7 लाख के बियॉन्ड हो गया है, लेकिन वो 30 से पहले ही हो गया, तो बेटा पहले तो फिर 5% का ही रेट था और 0.5 था, 0.5 वो लोन लेके था, लेकिन रेमिटेंस 7 लाख से ज्यादा का किया, 7 लाख का अमाउंट बाद में आया है, तो बेटा 0.5% लगता है एजुकेशन के लिए लोन लेकर, बाकी मेडिकल और एजुकेशन नॉन लोन वाला 5, बाकी 20% लगेगा। क्लियर है बात? तो इस टाइप से है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, आपको मुझे लग रहा है कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये FAQs पढ़ेंगे आपको चीज समझ आ जाएगी। और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब खाली टिकटें बुकिंग नहीं है, इन दोनों में से, तीनों में से 2 चीजें होनी चाहिए तो टूर ओवरसीज माना जाएगा। ट्रेवल टिकट्स हो, साथ में होटल अकोमोडेशन हो, या होटल हो अदर एक्सपेंडिचर भी, साइट सीइंग भी इंक्लूडेड हो, तो ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब ये, खाली फ्लाइट की टिकटें ओवरसीज टूर पैकेज में नहीं आएंगी। आइए जी, पैन अगर आप नहीं बताते हो तो 206C सेक्शन के अंतर्गत जो TCS के रेट्स थे, अब 206CC पैन डिफॉल्टर हो, ये जो बायर है ना बेटा, उसको अपना पैन नंबर बताना है, बायर को अपना पैन नंबर बताना है। किसको? सेलर को। नहीं बताता तो ट्वाइस द रेट और 5%, जैसे अभी लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में 20% हो गया है अगर आप 7 लाख से ऊपर अक्टूबर के बाद भेजते हो। तो अगर मान लीजिए आपने पैन नहीं बताया तो ट्वाइस द रेट 20% इंटू 2 40% और 5% विच एवर इज हाइयर, तो हाइयर अमाउंट कितना हो गया बेटा 40%, लेकिन वो मैक्सिमम 20% ही रहेगा। तो ये जो पनिशमेंट है उसमें TCS ऐसा ना हो कि 40-50% पहुंच जाए। अब एक और बात देखो, TCS के रेट्स मेरे प्यारे बच्चों, TCS के रेट देखो, यहाँ पर 0.5% भी है, 5% भी है ना। अब आ जाओ, अब यहाँ पर डबल करो इसको, ट्वाइस द रेट 10 और 5 तो 10, तो मैक्सिमम पनिशमेंट अगर आप पैन डिस्क्लोज नहीं करते तो ट्वाइस द नॉर्मल रेट और 5, बट दैट हायर अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 20%। अगर आप नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हो तो इसके अंदर 206CCA लग जाएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, यहां पर रिटर्न फाइल नहीं करी है ना आपने, 1 साल की है, प्रीवियस से प्रीवियस ईयर वाली, हाँ जी, वो रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर से पिछले वाला यहाँ पर, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिटर्न फाइल नहीं करी किसकी, 21-22 की, तो रिटर्न डिफॉल्टर माने जाते हो 206CCA के लिए। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, डबल द नॉर्मल रेट और 5%, बट दैट हाइयर अमाउंट, हाइयर परसेंटेज कैन नॉट बी 20%। तो रिटर्न डिफॉल्टर के लिए और पैन डिफॉल्टर के लिए मैक्सिमम TCS का रेट 20% है, इतना ना हो जाए कि उसी में पिट लो। हाँ जी, नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। आपको याद होगा डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वहां पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है, और मेरे प्यारे बच्चों कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको पैन अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जैसे हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पर ये अगर आप करते हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, उसमें पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है। जैसे आप अगर FD बनाते हो
50,000 रुपये या उससे ऊपर की, या साल में 40,000 की आपने 12 एफडी बना दी, 15 एफडी बना दी 40,000 की, तो आपका टोटल अमाउंट 6 लाख हो गया ना, बिल्कुल 6 लाख हो गया ना। तो आपको वो जो एफडी का फॉर्म जाएगा ना, उसमें अपना पैन नंबर बताना पड़ता है, या कोई अकाउंट खोलते हो आप अपना, है ना, अदर देन टाइम डिपॉजिट के अलावा, या बेसिक सेविंग अकाउंट का बैंक के पास अकाउंट खोलते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पैन नंबर होता है। अब गवर्नमेंट कह रही है जिनके पास पैन नंबर नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, फॉर्म 60 देते हैं। फॉर्म 60 होता है कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है, उसके रीजंस होते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड द सेकंड प्रोविजर रूल 114 बी टू विड्रॉ सच रिलैक्सेशन कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म मेरे प्यारे बच्चों अब वो फॉर्म 60 नहीं दे सकते, फॉर्म 60 नहीं दे सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉ में क्या लिख दिया कि भाई 114B provides any person not being a company or a firm who does not have a PAN who enters into the transaction in 114B has to make a declaration in Form 60 giving therein the particulars of such transaction। तो पहली अमेंडमेंट क्या याद रखनी है कि आपको अपना पैन नंबर डिस्क्लोज करना होता है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 देना होता है, लेकिन अब कंपनी और फर्म्स फॉर्म 60 नहीं दे सकती, तो यानी कि उनको तो पैन देना ही पड़ेगा, कोई बचने का रास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंटेशन की मैंने बात अभी करी थी, गवर्नमेंट ने कह दिया ये डॉक्यूमेंटेशंस की एक जगह आवश्यकता नहीं है पैन नंबर डिस्क्लोज करने की, किसके लिए, फॉरेन कंपनी के लिए जिसकी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, जिसके पास पैन नहीं है और वो एंटर इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ये वाले ट्रांजैक्शन करती है। आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में भी बैंक्स होते हैं, हैज टू मेक डिक्लेरेशन फॉर्म 60। तो अभी तो हम कह रहे थे कि फॉर्म 60 नहीं देना है कंपनीज और फर्म्स के लिए, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है, उसका पैन भी नहीं है, बेटा फिर फॉर्म 60 तो नहीं दे सकते थे, दे सकते हैं वो, अगर वो ट्रांजैक्शन किसी आईएफएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की बैंक के साथ ये वाले ट्रांजैक्शंस करें। तो दो अमेंडमेंट्स क्या याद रखनी है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, पैन नंबर होना चाहिए, लेकिन पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 दे सकते हो, कंपनी और फॉर्म नहीं दे सकती। लेकिन अगर ये वाली ट्रांजैक्शन कोई फॉरेन कंपनी करे, इसकी इंडिया में कोई इनकम नहीं है, और वो लोग फॉर्म 60 फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करनी है ये वाली, तो आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर पैन। अगर आपके पास पैन नहीं है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्सेप्शन डाली है, क्या, वही फॉरेन कंपनी जो आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट का काम करे वो ये तीनों ट्रांजैक्शन कर सकती है फॉर्म 60 जमा करवा के, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सिमिलर ट्रांजैक्शन आर प्रिस्क्राइब where a person making deposit or withdrawal is a non-resident or a foreign company, transaction entered with IFC banking unit, and non-resident not being a company or the foreign company does not have income chargeable to tax in India। तो बेटा दो अमेंडमेंट तो पहले बता दूं, एक जिन लोगों का पैन नहीं होता उनको अपना पैन नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, तो वो कंपनी और फर्म तो अब फॉर्म 60 की रास्ते से निकल नहीं सकते, हम लोग निकल सकते हैं अगर हमारे पास पैन नहीं है। अच्छा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है कौन, एक फॉरेन कंपनी आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट के साथ, वहां पर वो उसकी इंडिया में कोई इनकम चार्ज और टैक्स नहीं है, वो फॉर्म 60 दे सकते हैं। अच्छा, ये तीन ट्रांजैक्शंस करने से पहले आपको पैन अलॉट करवाना पड़ेगा, अगर आपके पास पैन नहीं है पैन अलॉट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी इनकम इंडिया में नहीं है, वो तीनों ट्रांजैक्शन कर सकती है बिना पैन के भी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, ठीक है ना। चलिए, सो ये गाइस हो गया। अब मैं 5 मिनट में रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं सारी अमेंडमेंट्स की, 5 मिनट में। सबसे पहली बात, 115 बीएसई सिस्टम में अमेंडमेंट आ गई है, बाय डिफॉल्ट हो गया है। एग्जेम्पशन लिमिट 3, 6, 9 स्लैब रेट 3, 6, 9, 12, 15 हो गए हैं। 37% का सरचार्ज हटा दिया गया है। अब ये न्यू सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, निकलना है तो बीएससी का सब सेक्शन 6 में ऑप्शन देनी पड़ेगी।
और याद रखिएगा इस सिस्टम के अंदर अब ये HUF, AOP, BOI, AGP के लिए भी है इंडिविजुअल के अलावा। ओल्ड सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर। न्यू ओल्ड सिस्टम में 37% सरचार्ज है। डोमेस्टिक कंपनी में एक जगह जहां पर असेसमेंट या 23-24 में 20-21 बोला था, अब वो 21-22 की टर्नओवर 400 करोड़ की देखनी है। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नया सिस्टम और आ गया, दो नए एक पुराना। 115 BAE, 10% फ्लैट, 15% फ्लैट टैक्स, 10% फ्लैट सरचार्ज। रिबेट 87A की ओल्ड सिस्टम में सेम है, न्यू सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों वो कर दी गई है। यस, 7 लाख तक 25,000 रुपए और मार्जिनल रिबेट भी आ गई है न्यू सिस्टम में निकलने के। अच्छा, न्यू सिस्टम में एक फायदा ये हो गया है आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है 16(1)(a) की। फैमिली पेंशन लीगल हायर को जो कवर्ड 115 BSc में, फैमिली पेंशन की भी 1/3 वो भी मिलती है। और 80 CCH2 जो अग्निवीर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की वो भी मिलती है। बाकी तो जो कुर्बानियां पिछले साल थी वो अभी भी कुर्बानियां इनको देनी पड़ेंगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 115 BA की चर्चा। रेजिडेंशियल स्टेटस में गिफ्ट और मनी रेजिडेंट करता है बाहर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, वो तो था ही, अब RNOR को भी करता है, तो RNOR की भी लुटिया गई पानी में। ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर देना जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, बाद में उसकी डिडक्शन 80 CCH2 में देना, और एम्प्लॉय की खुद की भी डिडक्शन वो CCH1 में लेगा। लेकिन अगर अग्निवीर 115 BAC में कवर्ड है तो CCH1 नहीं मिलेगी, CCH2 मिलेगी। एनी पेमेंट फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड इज एक्सेप्ट। परकेजिट्स में बेटा 1 अक्टूबर नहीं, 1/9 इसको भी हमने 1/9 बता दिया था मैंने बेटा। 1 सितंबर वर्ड लिखते तो याद रहता। 1 सितंबर से बदलाव आ गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई के 5 महीने ओल्ड रूल्स, ओल्ड वैल्यूएशन, और बेटा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 7 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर न्यू वैल्यूएशन में। आप पूरे 12 की न्यू कराना, नोट दे देना। नहीं क्वेश्चन अगर आप दोनों में ऐसा भी करो 5 और 7 ये कर लेना। क्या फर्क आ गया, पहले था 10 लाख 25 लाख, अब हो गया है जी 15 लाख और 40 लाख। 5 10 15, 5 साढ़े 7 10। और किराए वाले का पहले था 15% RFA सैलरी, अब हो गया 10%। अच्छा बेटा 23-24 या उसके बाद आपको मिली वो है बेस ईयर, और आगे वाले सालों में भी अगर कंटिन्यूड है तो वो इंडेक्सेशन करके ही अमाउंट आएगा, और एक्चुअल उस साल का RFA व्हिचएवर इज लेस। और बेटा मेरे अगर आपको अकोमोडेशन मिलती है रिमोट एरिया में या 8 किलोमीटर अवे वाले एरिया में, वो एग्जाम्प्ट है अगर वो माइनिंग साइट और एक्सप्लोरेशन साइट। रिमोट एरिया का मीनिंग बताया गया है उस ऐसे एरिया में ना हो जहाँ की आबादी 1 लाख है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, या उससे 30 किलोमीटर के अंदर अंदर है, वो रिमोट एरिया नहीं होता। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और लीव सैलरी की मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 10AA में 3 लाख से 25 लाख। बिजनेस प्रोफेशन में जो परकेसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, पहले डाउट था कैश होने चाहिए या इन बेनिफिट, अब गवर्नमेंट का कैश हो, मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, वो परकेस माने जाएंगे। TDS कटेगा 194 आर। प्लेमली खर्चों में 4 खर्चों का बेनिफिट लेना है तो रिपोर्ट सरकार को खर्चों की ऑनलाइन जमा करवाओ 1 महीना पहले रिटर्न से, ये तो खर्चे नहीं मिलेंगे। 43B में बेटा अगर आप 3 NBFC से लोन लेते हो, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडल लेयर, तो कैश बेसिस यानी कि पेमेंट बेसिस अप टू द ड्यू डेट और रिटर्न। और अगर आपने बेस लेयर से लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप माइक्रो और स्मॉल, मीडियम नहीं, माइक्रो और स्मॉल से गुड और सर्विस खरीदते हो तो 15-45 में देना, या उसी साल देना जिस साल पेमेंट करी, यानी कि 23-24 में। अगले साल दी है तो अगले साल मिलेगी, चाहे ड्यू डेट रिटर्न से पहले है। उसके बाद बेटा एलिजिबिलिटी लिमिट 44AD की बढ़ा दी गई है 2 करोड़ से 3 करोड़ अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर है, और कैश में बियरर चेक और क्रॉस चेक भी आएगा। और अब 44ADA के अंदर भी एलिजिबिलिटी 50 की जगह 75 कर दी गई है अगर 5% तक आपकी सेल्स है या रिसिप्ट्स है। कैपिटल गेन में 23-24 का CII है 348। और मेरे बच्चे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, अब उसमें पहले खाली गुडविल था, बिजनेस था, अब एनी इंटेंजिबल एसेट वर्ड लिख दिया गया है। कॉस्ट सेल्फ जनरेटेड है तो निल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट कॉस्ट मत डालना, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट कॉस्ट मत डालना। अगर 24B, यस मेरे बच्चों 24B की डिडक्शन या 80EEE उसमें आपने डिडक्शन ले ली है, यानी कि जब इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड क्यों करना। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये इंटर के लिए नहीं है, बस यहाँ पर क्लैरिटी आ गई कि जो आपको बना बनाए 2 फ्लोर मिल रहे हैं उनकी SDV आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, वो सेलिंग प्राइस मानते हैं,
साथ में कैश वर्ड था तो क्लैरिटी डाल दी, कैश हो मनी हो जो भी मिलता है मॉनेटरी अमाउंट वो भी आपके हाथ में सेलिंग प्राइस माना जाएगा। 54 और 54 की एग्जेम्पशन अब 10 करोड़ से ज्यादा की नहीं हो सकती। 115 डबल बी और 194 बी में दोनों में से ऑनलाइन गेमिंग को निकाल के एक नया सेक्शन बना दिया, 115 बीबीजे और 194 बीए। अच्छा बेटा, गैम्बलिंग और बैटिंग पे भी टीडीएस 194 बी का आ गया है। और बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीगेट वर्ड डाल दिया, कंफ्यूजन याद थी पर पेमेंट, लेकिन वो तो मैं पहले बता चुका था, 1 प्रीवियस ईयर 1 पेयर 1 पे। 115 बीबीजी और बी ए के अंदर नेट अमाउंट पे 30% का टीडीएस है। हाँ, अगर किसी मंथ वो नेट विनिंग 100 रुपए से कम है, ये बात याद रखिएगा, हमने नेट विनिंग की कैलकुलेशन भी करी, अगर किसी मंथ नेट विनिंग 100 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। फिर अगले महीने हम अगर टोटल विनिंग अमाउंट 100 रुपए बन जाएगा तो हो जाएगा, या फिर एंड ऑफ द ईयर पे भी कटेगा। उसके बाद बेटा हमने ये अपन लोगों ने एलआईसी प्रीमियम और इसका मेच्योरिटी अमाउंट की चर्चा करी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने बात करी, यस 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 वी टॉक्ड अबाउट, लेट मी जस्ट गो थ्रू, यस शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इनकम मानी जाती है क्लोजली हेल्ड कंपनी की। अब वो प्रोविजन रेजिडेंट को इशू करो या नॉन रेजिडेंट को इशू करो, कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंट वर्ड ही हटा दिया, तो किसी को भी इशू करो। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी की भैंस गई पानी में। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन से मिल जाएगी, लीगल हायर अगर कवर्ड 115 बीएससी। डिडक्शंस के अंदर गांधी परिवार को हटा दिया गया है। सेकंड कॉन्सेप्ट में 4 लिमिट्स होती है ना, 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट में हटा दिया गया, एक ही रह गया। और 10AA की अगर वो 15 साल की एग्जेम्पशन डिडक्शन जो है, जिस साल देनी है तो साल रिटर्न टाइम से भर देना, एक दिन भी लेट हो गए तो डिडक्शन उस साल नहीं मिलेगी। टीडीएस में 194N में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा निकाल रही है तो वो 1 करोड़ की जगह लिमिट 3 करोड़ की है, याद रखिएगा। और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी डीमेट फॉर्म पे टीडीएस नहीं है, अब उस पर भी टीडीएस लगेगा। अच्छा, ये महिला सम्मान स्कीम के अंतर्गत सेविंग सर्टिफिकेट आप लेते हो, इसके अंदर आपका टीडीएस नहीं कटता है क्योंकि एनुअल ब्याज 40,000 से ऊपर नहीं जाता। और टीसीएस के अंदर बेटा ये जो सेलर एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है बायर से, उसके अंदर ये जो टीसीएस के रेट्स हैं ये पढ़ लीजिएगा, और ये कुछ उसका एफएक्यूज हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बेटा मेरे प्यारे बच्चे, हायर टीसीएस फॉर पैन डिफॉल्टर्स इज मैक्सिमम 20, हायर टीसीएस फॉर रिटर्न डिफॉल्ट इज मैक्सिमम 20। और रिटर्न के अंदर अगर पैन नंबर आपने नहीं है तो आप फॉर्म 60 देके निकल जाते थे, फर्म और कंपनी नहीं निकल सकते। लेकिन वो आईएफएफसी बैंकिंग, उनका कोई फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में इनकम चार्जेबल नहीं है वो डीलिंग करती है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे, एंड आई होप नाउ you are more confident, and go get it man, go get it, just do your hard work, क्योंकि सफलता उसको मिलती है जिसके इरादे लोहे के होते हैं। टेक केयर।